गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का जो हमारा सेशन है, आज की हमारी जो क्लास है, ये क्लास हमारी रिलेटेड है किससे, हमारे पिछले भाग से। पिछला भाग जो हमने पढ़ा था खरपतवारों के बारे में। सब लोग ऑनलाइन आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले सबको बताना चाहूँगा, आज का दिन 26 जुलाई, जानते होंगे इस दिन की क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है ये दिन हमारे लिए। आज 26 जुलाई 1999 को 1999 को ऑपरेशन विजय में हमारे सैनिकों ने, हमारे शूरवीरों ने, हमारे सोल्जर्स ने विजय प्राप्त की थी, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। तो शत शत नमन उन माओं को, उन माताओं को जिन्होंने इन वीरों को जन्म दिया, और हम सभी को, सारे भारतवासियों को इस बात के लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि हमारा देश और हमारे देश के सैनिक जो आज भी खड़े हुए हैं कोरोना से बिना डरते हुए हमें रक्षा करने के लिए। हम घरों के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे वो नौजवान जो आज भी खड़े हुए हैं उन सीमाओं पे, जो हमें सुरक्षा दे रहे हैं, एग्री कोचिंग चंडीगढ़, और हम सब लोग उन्हें सलाम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का जो हमारा सेशन है बच्चों, ये किसके बारे में है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, आज का जो सेशन है ये है हमारा किसके बारे में? खरपतवार और उनके वर्गीकरण के बारे में। खरपतवार सारे लोग जानते हैं, खरपतवार क्या होते हैं आपको बताया था। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आपको बता देंगे खरपतवार क्या होते हैं और कैसे हमारी फसलों को नुकसान करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी देना चाहूंगा कि आप जो भी बच्चे आईसीआर, जेट या बीएचयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा आईसीआर का जो आपका एग्जाम था प्री पीजी का और जेट का, इन दोनों की परीक्षाओं की जो तिथि थी वो पहले से फाइनल कर ली गई थी, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया। कोरोना काल को देखते हुए उन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। लेकिन स्थगित होने के बाद बहुत सारे अलग अलग आइडियाज माइंड में आ रहे होंगे, बच्चे बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कब होगा, तैयारी करें कि नहीं करें। तो आपको बताना चाहूंगा हमें तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। बट उससे पहले आपको बता दूं कि जो भी बच्चे हमारे है ना आईसीआर, जेट या बीएचयू की तैयारी करें, कोई संशय आपको, कोई डाउट आपको होता है, तो प्लीज आप हमारे 2 नंबर, क्योंकि हमारी 12 ब्रांचेस हैं, उनमें से ये 2 ब्रांचेस हैं जो राजस्थान के 3 एग्जाम कवर करती हैं, जेट, आईसीआर और बीएचयू, है ना। तो इनके पास जो भी स्टूडेंट हैं या फिर और भी जो स्टूडेंट हैं हमारे यूट्यूब से हमें देखते हैं, तो आप हमें नहीं, आप हमारा एग्री कोचिंग गंगानगर का ये नंबर और एग्री कोचिंग जयपुर के इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी संशय है, जो भी आपका डाउट है, उसका उत्तर आपको इन नंबरों पर दिया जाएगा। चलो अब बात करते हैं आपके एग्जाम की, है ना। आपका एग्जाम जो पोस्टपोन हो गया है, तो बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं कि सर क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए, सर करेंगे तो पेपर कब आएगा, बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। और बात ये नहीं है कि सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, है ना, जेट आईसीआर के नहीं, बाकी जो एमएससी वाले एग्जाम है, प्री पीजी राजस्थान का एग्जाम है, बट बीएचयू जो है उसकी भी डेट पोस्टपोन हो गई थी, अगली डेट भी आने वाली है, लेकिन आसार यही है कि ये भी पोस्टपोन हो जाएगी। मैंने आपको याद होगा पिछले रविवार को बोला था कि जेट का एग्जाम पोस्टपोन होगा, और आप देख लीजिए वो ऑलरेडी पोस्टपोन हो गया। सेम है जो ये 18-20 अगस्त की परीक्षाएं हैं, ये भी स्थगित हो सकती है। लेकिन आप यहाँ वहाँ घूम के इस चीज के भ्रम में ना आए कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सर तैयारी करूं कि ना करूं। ये तो आपका ही नॉलेज है, आप बिना पेपर के पढ़ाई नहीं करते, ऑफ कोर्स हम लोग करते हैं। तो पेपर अभी लेट होगा या जल्दी होगा, आप बस इतना ध्यान रखेंगे, आपके प्रयासों को निरंतर रखें, जिससे हम सफलता की ओर बढ़ सके। एक कहानी आपको छोटी सुनाना चाहूंगा। ये कहानी मैंने बाकी बच्चों को सुनाई है, बट मेरे हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनको मैंने नहीं सुनाई। लेकिन ये कहानी क्यों सुना रहा हूं आज? क्योंकि हमारा मन करता है हम किसी से पूछ ले, सर अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो गाइडेंस लेना बहुत अच्छी बात है। मैंने एक स्टोरी भी डाली थी, है ना, स्टोरी थी अर्जुन और दुर्योधन के बारे में, आपने शायद देखी होगी यूट्यूब के ऊपर। तो गाइडेंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी गाइडेंस की एक और कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे। पंडित जी क्या कर रहे थे? पंडित जी यज्ञ कर रहे थे, है ना। पंडित जी जब यज्ञ कर रहे थे तो वहां पे बैठे हुए वो मंत्रोच्चारण कर रहे थे। मंत्रोच्चारण जब कर रहे थे तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे एक तोता बैठा हुआ था। जहां मंत्र चल रहा था, जहां पे यज्ञ चल रहा था, वहां पे क्या था, वहां पे पेड़ था पीछे, और वहां पे एक तोता बैठा हुआ था, है ना। ये तोता क्या कर रहा था, ये सुन रहा था पंडित जी की बातों को, और जो मंत्रोच्चारण पंडित जी कर रहे थे उसी मंत्र को रिपीट कर रहा था तोता,
है ना। तो जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, तोते ने एक मंत्र को याद किया और तोता बोलने वाला था, उसने वो मंत्र क्या कर दिया, वो मंत्र रिपीट कर दिया, वो मंत्र बोल दिया। मंत्र क्या होते हैं, वो भगवान का नाम है, तो वो भगवान का नाम उसने रिपीट कर दिया। जैसे ही पंडित ने देखा कि तोता क्या कर रहा है, तोता तो मंत्र बोल रहा है, पंडित को बड़ा अच्छा लगा, उसने अपने सेवकों को बोला कि इस तोते को पकड़ लो। तोता जो अच्छा भला पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, उसे पकड़ लिया गया, अब उसे पिंजरे के अंदर कैद कर दिया गया। अब तोता पिंजरे के अंदर है। तोते ने गलती क्या की थी, तोते ने गलती की थी, उसने एक मंत्र का नाम ले लिया था, एक मंत्र का उच्चारण कर दिया था, भगवान का नाम ले लिया था, उस चक्कर में फंस गया। क्या हुआ कि जब भी अब तोता जो था वो मंत्र बोलता था, पंडित जी जहां भी यज्ञ करने जाते इनको साथ लेके जाते। क्यों लेके जाते कि तोता मंत्र बोलेगा तो लोगों को कितना अच्छा लगेगा कि पंडित जी का तो तोता भी मंत्र बोलता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पंडित जी जब भी जाते यज्ञ करते, तोता क्या बोलता, पंडित जी लास्ट में क्या बोलते, पंडित जी लास्ट में बोलते कि जो आपके क्या है पंडित जी हैं, वो लास्ट में जब खत्म करते है ना, तो लास्ट में जब खत्म करते तो वो क्या करते, वो कहते कि भगवान मिल जाए तो बंधन छूट जाते हैं, है ना, कि भगवान मिले तो बंधन छूटे, है ना, या फिर आप कुछ और शब्द कह दीजिए। उनका लास्ट में कहने का मतलब है कि भगवान का नाम अगर आपने ले लिया, उसका सिमरन आपने कर लिया, तो आपके बंधन छूट जाएंगे। तोता सबसे लास्ट में एक बात कहता है कि पंडित झूठा है ना, भगवान मिले तो बंधन छूटे, ये बात बहुत गलत है। पंडित जी की बेइज्जती हो जाती, पंडित जी बहुत परेशान हो गए इस बात से। पंडित जी ने ये वाली बात अपने गुरुजी को बताई, गुरुजी मैं जब जब यज्ञ खत्म करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि अगर आपको भगवान मिल गए, है ना, भगवान मिले तो बंधन छूटे, तोता मुझे कहता है तू तो झूठा है, तो मेरी तो बेइज्जती हो जाती है। तो गुरुजी ने बोला मैं बात करता हूँ। गुरुजी ने तोते से बात करी, बोला क्या बात है यार, तू ऐसे क्यों बोलता है ना, कि वो तो भगवान का नाम ले रहा है, तो बोलता है कि गुरु जब वो बोलते हैं कि भगवान मिले तो बंधन छूटे, तो बोलता है कि तो पंडित तो झूठा है। तो इन्होंने, तोते ने अपनी बात बताई कि सर मैं तो बहुत खुश था, खुली हवा में उड़ता था, आराम से रह रहा था, भगवान का नाम भी लेता था। एक दिन मैंने पंडित का मंत्र पढ़ लिया और मुझे पिंजरे में कैद होना पड़ा, है ना। गुरुजी बात समझ गए भी, तोता पिंजरे में कैद हुआ सिर्फ एक मंत्र के कारण, मतलब उसने भगवान का नाम लिया और तोता क्या हो गया, तोता भगवान का नाम लेते ही फंस गया। गुरु ने बोला बात तो तेरी ठीक है। गुरुजी ने पंडित के कान में कुछ बोला और चले गए। पंडित जी खुश हो गए, कहते अब तो इसको अकल आ जाएगी, गुरुजी ने इसे सिखा दिया है और क्या होगा, गुरुजी ने बताया होगा, कल से सुधर जाएगा। पंडित जी खुश हो गए, रात को सो गए। जैसे ही सुबह उठे, सेवक दौड़ते हुए आए, बोले पिंजरे के अंदर तोता तो मरा हुआ पड़ा है, उल्टा पड़ा है ना। पंडित जी डर गए, पंडित जी फटाफट गए पिंजरे के पास, बोला खोलो जल्दी से खोलो इसको। जैसे ही खोला गया उस पिंजरे को, तोता मरा हुआ नहीं पड़ा था, तोता सिर्फ नाटक कर रहा था। जैसे ही पिंजरा खोला और फुर से क्या हुआ, तोता उड़ के बाहर चला गया। और जैसे ही गया तो पंडित तो कहा करता था भगवान मिले तो बंधन छूटे, तोता कहता सर भगवान मिलने से बंधन छूटे ना छूटे, गुरु मिले तो बंधन छूटे, क्योंकि गुरुजी ने गाइडेंस दी थी उसे, है ना, और गुरुजी ने बताया कैसे तेरे को इस पिंजरे से बाहर निकलना है, और तोता बाहर निकल गया। तोता जाते जाते बोल के गया गुरु मिले तो बंधन छूटे। मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा था कि लाइफ में गाइडेंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, आप किससे शिक्षा ले रहे हैं इस चीज का बहुत महत्व होता है। तो आप ध्यान रखें, पेपर अगर आपके लेट हो रहे हैं तो अपनी मेहनत में कमी ना आने दें, लगे रहें, निरंतर आपके जो प्रयास हैं यही आपको आपकी लाइफ के अंदर आगे लेके जाएंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर से पहले जो हमने पिछले भाग के अंदर पढ़ा था, है ना, हमारा जो पिछला भाग था, पिछला भाग जो था उसके अंदर हमने पढ़ा था खरपतवारों के बारे में। क्या बताया था आपको मैंने खरपतवारों के बारे में, कि खरपतवार क्या होते हैं और उनकी विशेषताएं तो आपने सारी मुझे बता दी थी। एक बार रिवीजन के लिए आपसे पूछ लेंगे क्या क्या विशेषताएं होती है, बट उससे पहले आपको बता दूं मैंने जो बताया था खरपतवार क्या होते हैं जी। खरपतवार वो अवांछित, मतलब अनवांटेड, जिसे आप चाहते ही नहीं हो। खरपतवार वो अवांछित पौधे हैं जो आपके खेत में उग गए हैं, जो आपके फील्ड में आके ग्रो कर गए हैं, लेकिन आप उन्हें ग्रो होना नहीं चाहते थे, आप उन्हें लगाना नहीं चाहते, तो बोला गया खरपतवार की जब बात की गई, वह अवांछित पौधे जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया हमारे खरपतवार। अब बहुत सारे खरपतवारों के नाम भी जानते हैं। फिर खरपतवारों की विशेषताओं की बात हमने करी थी, इसका आंसर आप मुझे देंगे सारे लोग जितने भी सुन रहे हैं, क्योंकि आपने मुझे पहले में कुछ विशेषताएं बता दी थी। खरपतवारों की बहुत सारी विशेषताएं हैं, क्योंकि आप देखते हो ना हमारी फसलों को तो नुकसान हो जाता है, लेकिन इन खरपतवारों को नुकसान नहीं होता। अगर इन्हें खत्म ना किया जाए तो ये अपने आप तो फील्ड से नहीं जाते, और जाएंगे भी तो बहुत बुरी परिस्थितियों के अंदर
नॉर्मल परिस्थितियां जब है तो हमारा जो पौधा है, जो हमारी मुख्य फसल है, उसके पौधे मृत हो सकते हैं, बट खरपतवारों के पौधे मृत नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी अलग अलग विशेषताएं होती है ना। तो ये जो विशेषताएं हैं मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता दी थी, लेकिन एक बार रिवीजन कर रहे हैं दोबारा से, तो जल्दी से आप मुझे बता दें कि इन खरपतवारों के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं कि ये हमारे खेत के अंदर जब मुख्य फसल के पौधे मर भी रहे होते हैं तब भी ये आराम से खड़े रहते हैं। ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं इनके पास, आप जल्दी से मुझे बता दें, फिर मैं आगे चलूंगा। आज के लेक्चर को एक बार रिकैप लेना जरूरी है, बिकॉज आप लोग याद हैं, समझ गए हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो ठीक है, आप बच्चों ने आंसर लिख दिए काफी सारे। तो जब बात करते हैं किसकी, खरपतवारों की, तो खरपतवार जो है बहुत समय तक जीवित रह सकते हैं। उसके साथ साथ आपने क्या बोला कि इनका सीड प्रोडक्शन रेट जो है, मतलब बीजों को उत्पादन करने की जो क्षमता है वो भी इनकी क्या होती है, वो भी इनकी ज्यादा होती है। इनके बीजों पर क्या होता है, सुरक्षा का आवरण होता है ना। कृष्णा कुमार जी लिखते हैं, अच्छी बात है, आप लोगों को याद भी होना चाहिए, सिर्फ लेक्चर नहीं लेना, हमने जो पढ़ाया गया उसको भी याद रखिए। तो क्या बोला गया, इसके ऊपर बीजों का आवरण होता है, ठीक बात है। और कुछ भी होता है क्या, बिल्कुल, है ना। बोला है कि खरपतवार वो पौधे हैं जो बगैर बोए उग जाते हैं, है ना। इनको सोइंग की, इनको बोने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो अपने आप ही उग जाते हैं यार, है ना। ठीक बात है ये भी आपकी। और कुछ बता दीजिए इसके बारे में विशेषताएं। चलिए, आपने काफी सारी विशेषताएं तो लिख ही दी हैं, बस यही हमारी कुछ एक विशेषताएं थी कि इनके बीजों के ऊपर क्या होता है, सुरक्षा आवरण होता है। इनकी डोरमेंसी जो है, सुषुप्तावस्था जो है वो लंबी होती है, इनकी लाइफ ज्यादा होती है, कई साल पर ये जमीन में खड़े रहेंगे, और इनकी अंकुरण जो क्षमता है वो भी ज्यादा होती है, बहुत जल्दी ये ग्रो कर जाते हैं, है ना। उसके अलावा अगर बोलूंगा, हमारे जो खरपतवार है, ये खरपतवार क्या करते हैं, ज्यादा सीड, है ना, ज्यादा बीजों का उत्पादन करते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं ज्यादा गहरी चली जाती है, ज्यादा गहरी जड़ों के कारण भी क्या होता है, ये ज्यादा टाइम तक हमारी मिट्टी के अंदर जीवित रह सकते हैं। ये तो खरपतवारों की विशेषताएं थी। फसलों की उपज में कमी कितनी कितनी करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये वाला मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया था कि खरपतवारों से कौन कौन सी हानियां होती हैं, है ना। तो खरपतवारों से होने वाली हानियों की जब बात करेंगे तो ये बता चुका था, कुछ और हानियां हैं जो आपको बता देते हैं। बोला गया फसलों के उत्पादों में कमी, गुणवत्ता में कमी। कुछ उत्पादों में कमी कैसे हो रही है इसकी बात मैंने करी थी, कुछ और बता देता हूं। बोला गया चाय में लोरेंथस का नाम सुना हो आपने, तो लोरेंथस की पत्तियां अगर मिल जाए तो वो क्या कर देती हैं, कमी ला देती हैं उसकी क्वालिटी के अंदर, उसकी गुणवत्ता के अंदर। दूसरा बोला कोकुल बूर, है ना, जो आपका क्या है, कोकुल बूर की बात करो तो साइंटिफिक नेम भी यहाँ पे लिखा गया आपका ज़ैंथियम बथुरमियम, है ना। तो ये क्या, कोकुल बूर जो है गेहूं के आटे की गुणवत्ता को कम करता है। जैसे पिछली बार हमने मस्टर्ड, सरसों की बात करी थी कि सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीजों से गुणवत्ता में कमी आ रही थी, तो अभी कह रहा है कोकुल बूर जो है इससे गेहूं के आटे की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है, मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। कौन, आपका पार्थेनियम, जिसे हम कांग्रेस घास या गाजर घास कहते हैं। गाजर घास के संपर्क में आने से चरम रोग हो जाते हैं। अगर गाजर घास आपके बॉडी पार्ट पे, है ना, आपके शरीर के विभिन्न अंगों पे लग जाता है तो खुजली पैदा करता है, और ज्यादा अगर आप कांटेक्ट में रहे तो चरम रोग उत्पन्न कर देता है, एलर्जी ये प्रोड्यूस कर देता है। तो वो चरम रोग जो हो रहे हैं वो आपको किससे हो रहे हैं, गाजर घास से या पार्थेनियम से। तो ये क्या है, ये हानि है। कुछ और बोला गया, सत्यानाशी के बीज, सरसों के बीज के साथ पिस जाने से दिल्ली में ड्रोप्सी नाम का रोग हो गया था। आपको बताया था ड्रोप्सी नाम का रोग कब आया था, क्या हुआ था, उसकी सारी जानकारी दी थी मैंने। पशुधन उत्पादों में गुणवत्ता में कमी, जंगली घास खा लेंगे तो दूध में दुर्गंध आती है। गोखरू, लटजीरा, झड़बेरी के जो कांटे हैं वो भेड़ बकरियों के बालों से चिपक जाते हैं, बिकॉज बकरियां तो खेतों में जाएंगी ना, तो बालों से चिपक जाएंगे तो उनकी जो ऊन आपको मिलने वाली है, बोला गया भेड़ बकरी के बालों में फंस जाते हैं, जिससे बालों की गुणवत्ता कम कर देते हैं। क्योंकि भेड़ से आपको क्या मिलता है, आपको ऊन मिलती है। अच्छा, ऊन की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। आप मुझे बताओ कि ऊन की अगर बात करेंगे तो कौन सी आपकी ऐसी भेड़ है जो सबसे अच्छी ऊन के लिए जानी जाती है, सबसे अच्छी ऊन की नस्ल जो है, सबसे अच्छी ऊन की जो भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है ना। आपने पढ़ा होगा आपके एग्जाम के अंदर, स्पेशली राजस्थान की बात करते हैं तो वहां पे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिकॉज राजस्थान के अंदर तो भेड़ और बकरियां, शीप और गोट जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो नस्ल कौन सी आप बताइए, मैं आगे बताता हूं। बोला गया बहुत से कीट व रोग कारकों को आश्रय प्रदान करते हैं। कितने सारे कीट, कितने सारे रोग कारक, मतलब पैथोजन, है ना, आपके जो क्या है कोजल ऑर्गेनिज्म है, वो भी इनके ऊपर आश्रय ले लेते हैं, वहां पड़े रहते हैं और उससे बाद हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं।
ठीक है, आगे बात करते हैं खरपतवारों के वर्गीकरण की। ये तो बात थी कि हमें खरपतवारों से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो आपने देखा ना कि जब वो मिक्स हो रहे हैं तो कैसे हमारे फसलों के उत्पादों की गुणवत्ता के अंदर वो कमी लेके आ रहे हैं, है ना। अब बात करें खरपतवार के वर्गीकरण की, आप सब लोग ठीक लिख रहे हैं, है ना। आप अगर मेरिनो लिख रहे हैं तब भी ठीक है, क्योंकि मेरिनो जो है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात करो तो मेरिनो राइट आंसर है ना। उसके अलावा आपको पता होगा बीकानेरी चोकला नाम से भी हमारी क्या है, नस्ल फेमस है। मारवाड़ी की जो आपकी ऊन होती है वो भी अच्छी मानी जाती है ना। तो चलो वो आंसर अलग अलग है, आपके क्वेश्चन के अंदर जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उसके अनुसार आपको आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरिनो तो पूरे वर्ल्ड की फेमस है। लेकिन राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर कुछ और नस्लें भी हैं जो ऊन के लिए प्रसिद्ध है, जो ऊन के लिए क्या है, फेमस है। चलो ये वाली बात हम जब आपको पढ़ाएंगे पशुपालन वहां पे करेंगे। ऐसे वो तो ऊन की बात आई तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए क्लास के अंदर, और जरूरी है आप लोगों का आंसर करना, क्योंकि हम तो समझा के चले जाएंगे लेकिन लास्ट में किसी को आंसर करना है तो वो है आप। क्योंकि इस दुनिया में आपकी कोई सहायता कर सकता है तो वो सिर्फ एक ही पर्सन है, पता है कौन, वो आप खुद हैं। तो अपनी सहायता करने से कभी ना डरे। यही मैं कहानी आपको समझा के बता रहा था कि गाइडेंस सही लें और अपनी मेहनत की तरफ लगे रहे। क्योंकि ये सोच लेना कि पेपर लेट हो गया तो क्या फर्क पड़ता है ना। हमें तो पेपर के बाद भी पढ़ना पड़ेगा, तो हमें तो यहाँ पे नॉलेज चाहिए, तो इकट्ठा करते जाइए जितना आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं खरपतवारों की वर्गीकरण की। जीवन चक्र के आधार पर बात करेंगे। आप बता दीजिए कि जीवन चक्र के आधार पर इसे 3 भागों में बांटते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं मैं आपको समझाऊंगा कैसे होते हैं। लेकिन अभी जीवन चक्र की बात करें तो जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों के कौन कौन से 3 भाग होते हैं आप बता दो। मैं जीवन चक्र आपको बताता हूं क्या होता है। देखो जीवन चक्र की जब बात करते हैं तो जीवन चक्र का मतलब होता है सीड टू सीड स्टेज, मतलब बीज से बीज की अवस्था, कि आपने जब मिट्टी के अंदर बीज लगाया या फिर बीज आ गया है ना, खरपतवार तो आपने लगाया तो नहीं है, लेकिन जैसे मिट्टी में बीज आया अब उसका अंकुरण होगा, पौधा बनेगा, पौधे के ऊपर अलग अलग अवस्थाएं आएंगी। अब क्या होगा, सबसे लास्ट उसकी अवस्था उसके बीज बन जाएंगे। तो बीज से लेके बीज बनने तक की जो अवस्था होती है, ये जो पूरा काल होता है, जो पूरा साइकिल होता है, इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे जीवन चक्र बोल दिया जाता है। तो जीवन चक्र के आधार पर हमारी जो फसलें हैं उनको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो खरपतवार है उनको भी 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। जब मैं आपसे आंसर पूछता हूं, जब मैं आपसे उत्तर पूछता हूं, आप लोग हिंदी लिख रहे होते हैं, हिंदी नहीं आप अंग्रेजी भाषा लिख रहे होते हैं, है ना। तो मैं सोचता हूं मैं हिंदी के अंदर पढ़ा रहा हूं, आप अंग्रेजी के अंदर लिख रहे हैं, फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, बट चलो मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूं तो मैं हिंदी भाषा के अंदर ही पढ़ाऊंगा। आज तो जब अंग्रेजी की बात आएगी तो अंग्रेजी के अंदर भी पढ़ा दिया जाएगा। अभी बात करते हैं आपके आंसर की कि खरपतवारों की बात करेंगे तो खरपतवारों का जो वर्गीकरण है ना, खरपतवारों को 3 भागों के अंदर बांटा जाता है उनके जीवन चक्र के आधार पर। वो आप सही लिख रहे हैं सारे लोग, है ना। कुछ लोग हिंदी के अंदर लिख रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि हिंदी की क्लास है और हिंदी में ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। पर हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बच्चों ने लिखा है एनुअल, बायनियल और पेरेनियल। लेकिन ब्रिज नायक साहब ने बिल्कुल ठीक लिखा है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, हिंदी का प्रयोग करें, है ना। हम हिंदी भाषी हैं, कहते हैं ना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो जीवन चक्र की जब बात करेंगे, जीवन चक्र के आधार पर हम 3 भागों के अंदर इसे बांटते हैं, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और आपका त्रिवर्षीय। त्रि नहीं होता है ना, 3 सालों में नहीं होता, वो क्या होते हैं बच्चों, वो बहुवर्षीय होते हैं। बहुवर्षीय का मतलब क्या होता है, जो 3 साल या उससे ज्यादा। मैं समझाता हूँ आपको, लिखा हुआ वो पढ़ के बता दूंगा, लेकिन पहले समझाता हूँ। लिखा हुआ पढ़ने में मजा सा नहीं आता मुझे पढ़ाने में ज्यादा अच्छा लगता है कि बच्चा मेरा समझ जाए, बट इमेजेस देख के समझते हो तो आपको याद भी रह जाता है। देखो 1 वर्षीय का मतलब क्या होता है, 1 वर्षीय का मतलब ये नहीं होता कि जो अपना जीवन चक्र पूरे 12 महीने के अंदर पूरा करते हैं, 1 साल के अंदर अंदर पूरा करेंगे। जैसे मैं ये बोलूं कि मुझे आपको पढ़ाना है आज ये वाला टॉपिक और मैं 60 मिनट के अंदर अंदर पढ़ाऊंगा। अब 60 मिनट का मतलब ये थोड़ी है कि मैं पूरे 60 मिनट लूंगा। हो सकता है मैं 58 या फिर 58 मिनट से, या फिर हो सकता है 50 मिनट के अंदर खत्म कर दूं। तो बात हुई है 12 महीने के अंदर अंदर अपना जीवन चक्र ये पूरा करते हैं। हो सकता है वो 8 महीने हो, 6 हो, या फिर 3 से 4 महीने का जो इनका सीजन होता है वो भी हो सकता है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर पूरा ये कर लेंगे। समझ पाए बात को। चलो बहुत सारे लोग हिंदी में लिख रहे हैं आंसर, बहुत अच्छी बात है। अगला जब क्वेश्चन आएगा, अगला जब प्रश्न आएगा तो आप सब लोग कोशिश कीजिए कि हिंदी के अंदर ही आप उस प्रश्न का उत्तर करें, क्योंकि हिंदी क्लास है तो आप हिंदी ही लिखते रहे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट बात यही है, हम बच्चे खुद को बोलते हैं
ये बात हम सिखाते हैं कि सर हम तो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, हमें अंग्रेजी नहीं आती, बट आप खुद देखिए आपको हिंदी नहीं आती है, आपको तो अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है। इसीलिए बोलता हूँ मैं तो 10 बजे लेके आ जाता हूँ क्लास को, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा के कारण अपने आप को पीछे रोक लेते हैं कि नहीं यार मैं इतना आगे नहीं बढ़ सकता। अपने पे प्रतिबंध ना लगाएं। मैं आपको हिंदी में कमेंट करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं चाहता कि आप हिंदी भाषा के अंदर लिखो, मैं तो ये चाहता हूं कि आप दुनिया में और ऊपर बढ़ो। तो ऊपर बढ़ोगे तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी सीखनी पड़ेगी। लेकिन आप खुद देखो, जब मैं बोल रहा हूँ हिंदी में लिखने को, आप तब भी अंग्रेजी भाषा के अंदर लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी हिंदी भाषा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी आपकी अंग्रेजी भाषा स्ट्रॉन्ग है। बस आपने यहाँ पे बिठाया हुआ है कि मुझे हिंदी आती है, आपको अंग्रेजी ज्यादा आती है। जो बच्चे मेरी ये बात सुन रहे हैं ना कि नहीं सर आप तो गलत बोल रहे हो, हम तो हिंदी के स्टूडेंट, आप एक काम करो मुझे ट्रक की हिंदी बता दो, मुझे बस की हिंदी बता दो। जिस दिन तुम बता दोगे मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी हिंदी ज्यादा अच्छी है। गूगल पे सर्च करके मत सर्च करना कि ट्रक की हिंदी का होती है। अगर तुम्हें ट्रक और बस की हिंदी आती है कि BUS बस, ये इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी का नहीं है। TRUC के ट्रक, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये हिंदी का नहीं है। तो अगर तुम्हें ट्रक और बस की हिंदी इस टाइम पे आती है तो तुम हिंदी माध्यम के छात्र हो। अगर नहीं आती तो समझ जाओ तुम्हें अंग्रेजी भाषा ज्यादा अच्छे से आती है। ट्यूबलाइट की हिंदी बता दो मुझे, AC की हिंदी बता दो मुझे। तो वही बात है, हम थोड़ा सा ध्यान रखें, आराम से पढ़ते जाओ, समझते जाओ और अपनी अंग्रेजी भाषा को भी सुधारते जाओ। 1 वर्षीय खरपतवार का मतलब क्या होता है? जो अपने जीवन चक्र को 1 वर्ष के अंदर अंदर पूरा कर लेते हैं। द्विवर्षीय का मतलब क्या होता है? जो पहले साल के अंदर तो अपनी जो वानस्पतिक वृद्धि है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, उसको पूरा करते हैं, और दूसरे वर्ष के अंदर जाके वो क्या करते हैं? वानस्पतिक वृद्धि के साथ साथ वो दूसरे वर्ष के अंदर जाके क्या करेंगे? वो दूसरे वर्ष के अंदर जाके अपने बीजों का उत्पादन करेंगे, वो द्विवर्षीय हो जाएंगे। और जो 3 या 3 से ज्यादा साल खड़े रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वो हमारे बहुवर्षीय खरपतवार हो जाते हैं, है ना। तो जब बात करें खरपतवारों के वर्गीकरण की तो बोला गया 1 वर्षीय खरपतवार 1 साल में जीवन चक्र पूरा करते हैं, है ना। 1 वर्षीय का मतलब क्या? जो अपना जीवन चक्र 1 साल के अंदर पूरा कर लेंगे। 2 प्रकार के होते हैं जी, एक तो खरीफ के अंदर उगने वाले और दूसरे कौन से? आपके रबी के अंदर उगने वाले। जब खरीफ के अंदर उगने वालों की बात करूंगा तो खरीफ के अंदर आपका पत्थर चट्टा, जंगली चौलाई, लहसुआ और जंगली धान आ जाता है। जब बात करते हैं रबी के खरपतवारों की तो रबी में आपका क्रिश्चियन नील आ गया, सत्यानाशी आ गया, प्याजी आ गया, बथुआ आ गया और आपका गेहूं सा आ गया। ये क्या है? रबी के हैं और ये क्या है? खरीफ के हैं। लेकिन दोनों ही जो कैटेगरी है, जो दोनों ही वर्गीकरण यहाँ पे दिए गए हैं, वो क्या है? 1 वर्षीय ही है, क्योंकि ये अपना एक सीजन के अंदर जीवन काल, जीवन चक्कर पूरा करते हैं। और जो एक सीजन के अंदर कर रहा है वो हमारे क्या हो जाते हैं? 1 वर्षीय खरपतवार हो जाते हैं। बात करते हैं द्विवर्षीय की। द्विवर्षीय के अंदर मैंने आपको बताया कि जो पहले साल में वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरे साल में जाके बीजों का उत्पादन करते हैं, है ना। तो जब बात करेंगे हमारे द्विवर्षीय खरपतवारों की, यह पहले साल वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, वे दूसरे साल बीज उत्पादन करते हैं। जंगली गाजर, जंगली गोभी, कासनी आदि, ये आपके क्या है? ये आपके 2 सालों के अंदर जीवन चक्र पूरा करने वाले खरपतवार है। तो इनको क्या बोलते हैं? द्विवर्षीय। अब जो 3 या 3 से ज्यादा साल तक रहेंगे उनको क्या बोलते हैं? उनको बहुवर्षीय बोलते हैं। जैसे आपका झड़बेरी हो गया, आपका अमरबेल, अमरबेल काफी फेमस आपने सुना होगा, है ना। और फिर आपका हिरणखुरी हो गया। ये क्या आपके कुछ एक एग्जाम्पल है, कुछ एक उदाहरण है जो बहुवर्षीय खरपतवारों के है। अब ये तो था खरपतवारों का वर्गीकरण उनके जीवन चक्र के आधार पे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि इसकी पत्तियों की बनावट के आधार पे। अगर आपको समझ आ रहा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करके बता देंगे। आप सब लोग सुन भी रहे हैं और आपको समझ भी आ रहा है, बिकॉज आपका समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारा तो काम है, हम तो सारा दिन यहीं खड़े रहते हैं। मुझे यार बच्चे मैसेज भी कर रहे थे कि सर क्लास पूरे 10 बजे लिया करो, 10:05 का टाइम क्यों डालते हो? तो मैंने कहा बच्चों का आगे बताऊंगा। मेरी 9 से 10 एक क्लास होती है, मैं 10 बजे उस क्लास को खत्म करता हूँ। मैं अगर इस क्लास को पूरे 10 बजे रखूं तो फिर मैं 2-3 मिनट लेट हो जाऊंगा। तो मैं इसीलिए पहले से 5 मिनट का टाइम ले लेता हूं। मैं उसको 10:05 पे स्टार्ट करता हूं, क्योंकि एक क्लास को खत्म करके दूसरी को स्टार्ट करना, उसका कोड कॉपी करना, 2-3 मिनट लग जाते हैं उसके अंदर। तो इसीलिए हम फिर 10:05 पे आ जाते हैं। बट अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करें ताकि हम समझ पाए कि आप सारे लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने स्क्रीन लगी हुई, उसमें डेटा दिखता रहता है कि आप कितने लोग हैं, ये चल रहा है। तो ध्यान से पढ़ते रहें, सुनते रहे और समझते रहे। जहां समझ ना आए तो लिख लें आपकी कॉपी के ऊपर, और लास्ट में आपसे पूछूंगा आपके डाउट्स क्या, क्योंकि अभी मैं डाउट्स लेने लग गया तो फिर लेक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। लास्ट के अंदर आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे। बोला गया पत्तियों की बनावट के आधार पर, पहला था उनके जीवन चक्र के आधार पर, अब क्या आ गया? पत्तियों की बनावट के आधार पर। पत्तियों की बनावट के आधार पर कौन से? सबसे पहले आगे चौड़ी पत्ती वाले।
चौड़ी पत्ते वाले की बात करते हैं। चौड़ी पत्ती के नाम पे चिनोपोडियम एल्बम, जिसे बथुआ कहते हैं, ये सबसे फेमस है। आपने पढ़ा होगा कि 2,4-D जो है, 2,4-D के आपका एक खरपतवार नाशी, शाकनाशी है, जो क्या करता है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारता है। इफेक्टिव है वो, सबसे ज्यादा क्या है, प्रबंधन कर देता है अच्छे से आपके बथुआ का। बथुआ आप जानते होंगे, बथुआ एक खरपतवार है ना, जिसे क्या करते हैं, जिसे बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर फोडर के रूप में प्रयोग किया जाता है, और उसकी सब्जी भी, जैसे साग हम कह देते हैं, उसके अंदर भी इसे प्रयोग में लाया जाता है। तो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार है उसके अंदर बथुआ आ गया, वायसुरी आ गया, मकोए, जंगली चौलाई, अमरबेल, लेंटाना, धतूरा, सत्यानाशी आदि। अब एक चीज ध्यान रखना, पिछला हम जो पढ़ रहे थे वो तो हम पढ़ रहे थे उनके जीवन चक्र के आधार पर। अब कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो एग्जाम्पल आपने मिक्स कर दिए। मैंने उदाहरणों को मिश्रित नहीं किया यहाँ पे मैंने आपको वो बताया जो क्या है आपके चौड़ी पत्ती वाले। चौड़ी पत्ती में क्या है, दोबारा से नाम याद करो, साथ साथ बोलिए कौन से लिखे हुए हैं। पहला क्या है, बिल्कुल, दूसरा वायसुरी, तीसरा क्या है, मकोए, चौथा क्या है, जंगली चौलाई, पांचवा अमरबेल, छठा लेंटाना, सातवां धतूरा, और सबसे लास्ट क्या है बच्चों, सबसे लास्ट है आपका सत्यानाशी। सत्यानाशी जानते हैं ना सारे लोग, है ना, सत्यानाशी का नाम सुना था आपने। सत्यानाशी के बारे में बात करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि सत्यानाशी जो है उससे ये नाम भी देते हैं। मैं क्यों बताऊं यार, आप बच्चों को सिलेक्शन करवाना हमारा पर्पज है। काम करो, आप मुझे बताओ सत्यानाशी का दूसरा नाम क्या होता है। आप चाहो तो सत्यानाशी का वैज्ञानिक नाम मुझे बता दो, और आप चाहो तो वैज्ञानिक नाम ना बता के कोई इसका कॉमन नेम हो तो वो बता दो, और अगर वो भी ना आ रहा हो तो मुझे ये बता दो कि सत्यानाशी के ऊपर जो फूल लगते हैं वो कौन से रंग के होते हैं। क्योंकि मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ पढ़ाते टाइम कि मेरा बच्चा जब मेरे से बातें सुने ना, तो बस वो बातें सुने, मुझे पढ़ाई करवाना ना तो अच्छा लगता है ना मैं करवाऊँ। मैं इसीलिए वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख के ऐसे ऐसे नहीं पढ़ाता, फिर बच्चा मैं पढ़ रहा हूँ। अब पढ़ो मत, बिल्कुल आप समझो चीजों को, है ना। इसे ब्लैक एंड व्हाइट वाला वो जो किताबों में काला और सफेद लिखा होता है ना, वैसा मत समझो। ये कलर फॉर्म इसीलिए है कि आप इन चीजों को रिलेट कर पाए, है ना, कि आप समझ, अच्छा वो मेरे खेत के अंदर है ये वाला, तो ऐसे याद रखें ताकि आपको लाइफ लॉन्ग तक ये चीजें याद रहे। और एंजॉय करते रहा करो पढ़ते टाइम, है ना, मजे लेते रहा करो, ऐसे सीरियस होकर मत बैठा करो, अरे सर ये तो याद करना पड़ेगा। बहुत आसान चीजें हैं ये, आपको बस अपने आप को थोड़ा सा खुश करके पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ करना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। और आप देखिए ना, मैं जब आपसे आंसर पूछता हूं, अब देखो सामने आपके सामने चैट बॉक्स है, ये सारे लोग आंसर करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट हैं। लेकिन बात है कि आपके अंदर जो प्रतिभा है ना, इसको बाहर निकालो, बस थोड़ा सा इसे सामने लेके आओ। डरा मत करो किसी चीज से। अगर नहीं पता तो गलत आंसर लिखो, क्योंकि आज अगर गलत लिखोगे तो फिर जाके आपको सही आएंगे, लेकिन आज अगर डर गए तो फिर ये सही नहीं होने वाला। चलो देखो, आप सब बच्चों ने आपने वैज्ञानिक नाम भी लिख दिया आर्जीमोना मैक्सिकाना, आपने फूलों का रंग भी लिख दिया येलो कलर, है ना, और कुछ भी लिखा है, क्या बात है। रवि शर्मा जी ने देखो सारा कुछ एक साथ लिख दिया। आर्जीमोना मैक्सिकाना येलो कलर होता है, ड्रॉपसी डिजीज से होती है ना। सीड का कलर भी देखो हरि मोहन साहब लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है यार। कितने समय, देखो वही बात है ना, यहां से दिखता है कि बच्चे पढ़ने वाले हैं। आप लोग बस ऐसा ही करें, अपनी प्रतिक्रिया को दिखाते रहे कि सर मेरे पास है नॉलेज। बिकॉज आपका नॉलेज और कोई देखे ना देखे, आप तो देख ही रहे हैं ना कि सर ने क्वेश्चन पूछा था और मैंने उसका आंसर कर दिया। ये चीजें आपको बहुत आगे लेके जाएंगी लाइफ में। चलो शाबाश बेटा। अभी हमने बात करी पत्तियों की बनावट के आधार पर, तो हमने बात करी चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं हमारे। अब चौड़ी पत्ती वाले का आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया, संकरी पत्ती वाले। चौड़ी का मतलब क्या होता है, ब्रॉड लीव्स जो होते हैं, और संकरी का मतलब जो नैरो छोटी पत्ती वाले होता है ना, कि ये गली बहुत संकरी है। संकरी का मतलब वो भीड़ी है, वो क्या है, नैरो है, पतली है वो, राइट। तो बोला गया संकरी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। संकरी पत्ती के अंदर बोला गया दूब घास, जंगली प्याज आदि। जंगली प्याज देखा कितनी संकरी सी ऐसी होती है पत्ती उसकी, है ना, वो संकरी पत्ती वाला है। अब एक और काम कर लेना, अगर आपको किसी का नाम, जैसे दूब घास है ना, जरा दूब घास बताओ मुझे कौन सी होती है ये, जानते हैं दूब घास के बारे में, इसका वैज्ञानिक नाम बताओ या फिर कोई दूसरा नाम जानते तो वो बताइए, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको आता है। अब दूब घास बोला गया, जंगली प्याजी बोला गया। अब देखना ना, एकदम से बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिखेंगे, लेकिन बात ये कि जितने बच्चे क्लास ले रहे हैं सारे नहीं लिखेंगे कमेंट में। क्यों? क्योंकि सारे लोगों को नहीं पता क्या होता है। तो अगर आप कमेंट के अंदर आंसर नहीं लिख पाए तो आप ये वाला काम जरूर करें कि गूगल पे जाके एक बार सर्च करें दूब घास, देखें, क्योंकि आपने देखा तो हुआ है,
आप एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान से जुड़े हुए हैं तो आपने कहीं ना कहीं देखा तो होगा, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि ये वाला कौन सा है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है ये। आप देखिए कमेंट्स के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चों ने लिख दिया है, आप नहीं लिख पाए तो आप भी लिखे, है ना। नेक्स्ट बोला गया आपका सेज। मैं आपको फिर से बता दूं, हम पढ़ रहे हैं पत्तियों की बनावट के आधार पर, कि पत्तियों की बनावट के आधार पर हमारे जो खरपतवार है उसको बोला गया चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, दूसरा संकरी पत्ती वाले, थर्ड होते हैं सेज। सेज या फिर सीड जिसे लिखा गया। सेज क्या होता है मैं पढ़ने से पहले आपको दिखाना चाहूंगा। सेज जो होता है पौधे जैसा तो नहीं होता, वो घास जैसा भी नहीं होता, तो फिर कैसा होता है सर? घास भी नहीं है, वो पौधा भी नहीं है, फिर कैसा होता है बच्चों? फिर कुछ ऐसा होता है, जरा देखिए, है ना। आप देख के इसे समझ पा रहे हैं कि ये जो है ये ना तो पौधा दिख रहा है और ना ही घास दिख रहा है, बड़ी बड़ी घास दिख रही है ना। तो बड़ी बड़ी ये जो घास है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? फटाफट से लिखो कमेंट्स में, है ना, कि जो बड़ी बड़ी घास आप देख पा रहे हैं इससे हम क्या बोलते हैं, है ना। ये जो देख पा रहे हो, क्योंकि घास तो ये वाली है और पौधे जो अभी हम देखते हैं वो हैं, इनको क्या बोलते हैं? फटाफट से बता दो। ऑफ कोर्स आप सारे लोग ठीक हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? सेज या सीड जिसे कहा जाता है। ये थर्ड कैटेगरी है हमारी, किसके आधार पर? पत्तियों की बनावट के आधार पर। सेज के लिए खरपतवार जो साइप्रेसी कुल से संबंधित होते हैं, साइप्रेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और साथ साथ जब बोलेंगे साइप्रेसी फैमिली के साथ साथ क्या, साइप्रेसी कुल के साथ साथ ये जो होते हैं ये मीडियम होते हैं। मीडियम मतलब घास से बड़े होते हैं और पौधों से छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन पौधों जैसे दिखते नहीं है, ये दिखने में घास जैसे लेकिन बड़ी बड़ी घास जैसे दिखते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? सेज बोल देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ना। कांस और मूंज आप लिख रहे हैं, आप सब लोगों ने देखा हुआ है, अपने राजस्थान के अंदर तो बहुत ज्यादा ग्रो भी होता है, बाकी जो हमारे राज्य है वहां भी होता होगा, लेकिन कांस और मूंज जो है राजस्थान में अच्छा खासा प्रोड्यूस होता है। कांस और मूंज को आप जानते भी हो, हमने पिछली बार भी जिक्र किया था कि कांस और मूंज जो है उसको हम क्या करते हैं? छप्पर बनाने में प्रयोग में लाते हैं। देखा होगा आपने, है ना, वो जो झोपड़ियां बनी होती है वो किससे बनती हैं? कांस या मूंज से ही बनती है ना। आपने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखिए तो कोई बात नहीं, बट उसको प्रयोग में लाया जाता है। तो वो क्या है? वो सेज वाली कैटेगरी में, इस वाली कैटेगरी में चला जाता है। समझ गए ना। तो तीन कैटेगरी की बात कर ली हमने, तीन वर्गीकरण करे हमने पत्तियों के आधार पर। चौड़ी पत्ती वाला, दूसरा हमने करा संकरी पत्ती वाला, तीसरा हमारा क्या हो गया? सेज हो गया। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। दो क्लासिफिकेशन, दो वर्गीकरण हमने कर लिए हैं। पहला उनके जीवन चक्र के आधार पर और दूसरा उनकी पत्तियों की बनावट के आधार पर। आपसे पूछ लेते हैं, अगर बात करते हैं किसकी बात करते हैं? जीवन चक्र के आधार पर। तो जीवन चक्र के आधार पर पहला बोलिए कौन सा होता है? ठीक बात, आप सही बोल रहे हैं, 1 वर्षीय। दूसरा कौन सा होता है? बिल्कुल ठीक, 2 वर्षीय। तीसरा कौन सा होता है? 3 वर्षीय। 3 वर्षीय नहीं होता बच्चों, सही बताएं कौन सा होता है? ठीक है, आप लोग सही बता रहे हैं, मैं ऐसे आपसे मजाक कर रहा हूं यार। तीसरा आप ठीक बोल रहे हैं, तीसरा होता है आपका बहुवर्षीय। तो जीवन चक्र के आधार पर आपके तीन हो गए, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। दूसरा आपने कौन सा पढ़ा था क्लासिफिकेशन वर्गीकरण? अच्छा, पत्तियों के आधार पर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। तो पत्तियों के आधार पर कितने भागों में बांटा था हमने? बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, पत्तियों के आधार पर, पत्तियों के जो उनके आकार के आधार पर हमने 3 भागों के अंदर बांटा था। कौन कौन से थे भाई? पहला बताओ। अच्छा ओके, पहला था सर ब्रॉड लीव वाला, मतलब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। ठीक है, दूसरा बताओ सर। दूसरा आपका चौड़ी पत्ती वाले के बाद आ गया था संकरी पत्ती वाला, मतलब नैरो लीव वाला। ठीक बोल रहे हैं आप। तीसरा बताओ जरा। ओके ठीक है, ये भी आप सही कह रहे हैं। तीसरा जो हमारा था वो कौन सा था? वो सेज थे, जो अभी अभी हमने देखे, कांस और मूंज की हमने बात करी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? चलो अब अगला हमारा टाइप कौन सा है? अगला क्लासिफिकेशन, अगला वर्गीकरण है बीज पत्र के आधार पर। ये बीज पत्र क्या होता है भाई? दो होते हैं, एक होता है एक बीज पत्री, एक होता है द्विबीजपत्री। ये आपने सभी ने देखा हुआ है। जब आप उसको तोड़ के, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक माउस है, ये टूटता तो नहीं भाई, मैं इसे तोड़ भी नहीं सकता, लेकिन आप देखो ना ऐसे ही अलग हो जाता है ना। ये मैंने 2 पार्ट से थे, वो सेल डालने के लिए खुल गया, खैर। बट अगर हम ये बोलें कि ये क्या है, ये बीच में से 2 भागों में ऐसे डिवाइड हो जाए, है ना। मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, आप करके दिखाता, लेकिन आप जानते हैं, आपने बहुत सारी दालें देखी हुई हैं जिनके बीज पत्तर जो है वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। देखा है ना। एक बार नाम लिखो कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा आपको आता है। कोई द्विबीज पत्री का एग्जाम्पल दे दो मुझे, किसी भी फसल का। मुझे खरपतवार होगा नहीं, खरपतवार तो मैं बता ही दूंगा आपको। किसी फसल का, किसी दाल का, किसी का भी मुझे उदाहरण दो जो द्विबीजपत्री हो, जहां पे आपने देखा हो कि उसके जो बीज पत्र हैं वो ऐसे 2 बराबर भागों के अंदर क्या होते हैं? बट जाते हैं। ठीक है, आप लोग सारे राइट लिख रहे हैं, है ना। आप कमेंट्स के अंदर लिख रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे बाकी बच्चों के कमेंट। तो जब बात करें किसकी? आपके बीज पत्र के आधार पर,
तो बीज पत्र के आधार पर क्या होता है, हमारा जो बीज पत्र है उसके आधार पर दो टाइप में हम बांटते हैं उनको, एक बीज पत्र वाले और द्विबीज पत्र वाले। आपने लिख दिया ऑलरेडी एग्जांपल में, समझदार लोग आप सभी को पता है, तो आप समझ गए दो बीज पत्र किनके होते हैं। अब ये तो आप फसलों की बात कर रहे हो, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो खरपतवार पढ़ रहे हैं। तो बच्चों खरपतवारों की जब बात करता हूं तो खरपतवारों के बेसिस पे बीज पत्र के आधार पर एक बीज पत्र वाले होते हैं आपके मोथा, कांस और दूब घास। दूब घास तो आपने अभी मुझे बताया था, उसका वैज्ञानिक नाम भी। द्विबीज पत्र की बात करते हैं तो कहा गया बीजों को दाल की भांति, जैसे दाल दो भागों में बढ़ते हैं, दाल की भांति दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। अब द्विबीज पत्री कौन से है याद करिए साथ साथ, बथुआ, हिरणखुरी, मकोए, सत्यानाशी, जंगली चौलाई आदि। एक काम करते हैं फिर से रिपीट करते हैं, पढ़ें जल्दी से फटाफट से। पहला कौन सा है, बिल्कुल बथुआ। दूसरा कौन सा है, बिल्कुल ठीक बात, हिरणखुरी। तीसरा कौन सा है, मकोए। चौथा कौन सा है बच्चों, बिल्कुल ठीक बात, सत्यानाशी। और सबसे लास्ट में कौन सा है, जंगली चौलाई, है ना। जंगली चौलाई जो है ये क्या, द्विबीज पत्र। और एक बीज पत्र वाले भी याद कर लो, ऊपर लिखे हुए हैं, बताइए जल्दी से। एक बीज पत्र के अंदर पहला कौन सा है, बिल्कुल मोथा। दूसरा कौन सा है, कांस। तीसरा कौन सा है, बिल्कुल दूब घास। तो ये क्या हो गया आपके एक बीज पत्र वाले हो गए। आगे चलेंगे, हम पढ़ रहे थे हमारे खरपतवारों का वर्गीकरण जीवन चक्र के आधार पर पढ़ लिया, पत्तियों के आधार पर पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा बीज पत्र के आधार पर। अब पढ़ेंगे जो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज करता है आपको, है ना, भ्रांति में आ जाते हैं इनको पढ़ते हुए। एक एक वर्ड क्लियर करूंगा, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से समझना। पहले पार्ट था सुनने वाला, लेकिन अब पार्ट है समझने वाला। अब आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा ताकि आप चीजों को क्लियर कर सकें। क्या बोला गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बोला गया स्थान की प्रबलता के आधार पर। स्थान की प्रबलता के आधार पर दो प्रकार के खरपतवार है आपका, एक तो है अविकल्पी और एक आपका है विकल्पी। एक काम करते हैं, इनको हम पढ़ना बंद करते हैं, पहले इस शब्द की बात कर लेते हैं, अविकल्प विकल्प। विकल्प का मतलब क्या होता है, मैं अगर ये बोलूं कि अब ऐसा होता है, मैं बहुत बार जब पढ़ा रहा होता हूं तो ये मेरा स्टूडियो है ना, बाहर की साइड से कोई ना कोई आ जाता है, वो इशारे कर रहा होता है ना कि सर ये आया है, वो आया है, ये काम है, वो काम है। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन इस टाइम पे मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मेरे लिए ये बच्चे सबसे ज्यादा, मैं तो इनको पढ़ाऊंगा तो मैं उधर देखता हूं, इशारा कर देता हूं, है ना, और फिर छोड़ देते हैं वो, क्योंकि मेरे पास विकल्प नहीं बचा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मुझे कुछ थोड़ा बहुत करना होता है, मैं यहाँ पे देख के पढ़ा रहा होता हूँ, मैं साइड में हो जाता हूँ, पढ़ाता है, तो क्यों, मेरे पास विकल्प है कि मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और साथ साथ मैंने अपना काम भी कर लिया साइड में होके। अब मेरी बात समझ पा रहे हो आपको बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो कुछ ऐसा ही होता है किसके साथ, कुछ ऐसा ही होता है हमारे खरपतवारों के साथ, कि हमारे जो खरपतवार है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के, वो अविकल्पी हो सकते हैं या फिर वो क्या हो सकते हैं, वो आपके विकल्पी हो सकते हैं। अब बोलेंगे कि ये जो विकल्पी है और जो अविकल्पी है सर, इनमें फर्क क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, ऑप्शन होना विकल्पी है और दूसरा क्या है, अविकल्पी। देखो अविकल्पी को बोला गया ऑब्लिगेट वीड। ऑब्लिगेट की जब बात करेंगे बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या कहता है, कहता है अविकल्पी जो है ऐसे खरपतवार हैं जो जंगली अवस्था में कभी कभी पाए जाते हैं, बल्कि मनुष्य और उसके सहयोग से उगते हैं, जैसे बथुआ, कृष्ण नील आदि, है ना। तो इनके पास विकल्प नहीं है, ये हमारी जुताई की गई भूमि में ही लगते हैं, ये हमारी कल्टीवेटेड लैंड के अंदर ही ग्रो होते हैं, ये जंगली अवस्था में नहीं पाए जाते। कभी कभी का मतलब वो नहीं पाए जाते, है ना। अब बोला गया विकल्पी, विकल्पी के पास विकल्प है, वो फैकल्टेटिव है, वो फैसिलिटी लेके बैठे हुए हैं, है ना। तो इन्होंने बोला ऐसे खरपतवार जो जंगली अवस्था और कृषक, कृषक मतलब जो आपकी कल्टीवेटेड लैंड है, जहां पे आप जुताई करते हैं, दोनों अवस्थाओं में उगते हैं, जैसे सत्यानाशी, दूधी आदि, है ना। तो भाई सीधी सी बात, जब बात करेंगे कि उनके पास विकल्प है कि वो हमारे खेत में या जंगली अवस्था में, जंगली अवस्था मतलब कहीं भी उग जाते हैं, है ना, तो वो दोनों विकल्प है, तो वो क्या है, फैकल्टेटिव या फिर विकल्पी खरपतवार है। और अगर उसके पास विकल्प नहीं है, वो सिर्फ अभी कल्टीवेटेड लैंड में जुताई की गई भूमि में लगता है, तो वो क्या हो जाता है, अविकल्पी खरपतवार। फटाफट से यस नो लिख दे, क्या ये दोनों बातें समझ पाए, क्योंकि पीछे वाली बातें समझना आसान था, ये थोड़ा सा सोच के हमें करना पड़ेगा, है ना। तो जब इसकी बात करते हैं, है ना, आपके अविकल्पी खरपतवार की और विकल्पी खरपतवार की,
तो अविकल्पी और विकल्पी के अंदर क्या हो गया, जो आपका ऑब्लिगेट है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो वहीं पे ग्रो करेगा जहां पे करता है, वहीं पे उगेगा जहां पे ये उगता है। लेकिन जब विकल्पी की बात करेंगे, फैकल्टेटिव की बात करेंगे, तो आपका जो विकल्पी है ये आपका जंगली अवस्था और जुताई की गई भूमि, मतलब हमारा जो खेत है, दोनों भागों में ग्रो कर सकता है। आप सभी ने यस लिख दिया, आगे बढ़ते हैं। ये था स्थान की प्रबलता के आधार पर। अगला पढ़ते हैं, खरपतवार फसल संबंध के आधार पर, है ना, कि फसलों से जो संबंध होता है हमारे खरपतवारों का वो कैसा होता है, उनके आधार पर देखते हैं कि हम जब बात करें किसकी, हमारे खरपतवारों की, तो खरपतवार जो है फसल की संबंध के आधार पर डिवाइड करते हैं। तो यहां पे तो हमने बोला था, क्या बोला था, स्थान की प्रबलता, है ना, कि स्थान में जब उगते हैं तो वो कैसे उग रहे हैं, ठीक बात है। अब पढ़ रहे हैं किसके आधार पर, खरपतवार फसल के संबंध के आधार पर। बस एक काम छोटा सा मेरा कर देना, ध्यान से सुनते रहना। अगर ईयरफोन लगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर ईयरफोन नहीं है, सीधा फोन से क्लास ले रहे हो, तो यहां वहां दिमाग को मत जाने देना, क्योंकि आज जब खरपतवार सामने आ गया ना तो इसको क्लियर करके ही जाएंगे, आज इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर तो दो वर्ड आप समझ गए। अगला वर्ड आ गया जी एब्सोल्यूट, निरपेक्ष खरपतवार, है ना। अब देखो फिर से हम इसकी बात कर लेते हैं। एक होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष। अब छोड़ दो खरपतवार को, मुझे बस इतना सा बता दो कि सापेक्ष और निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं। मैं आपको बताऊंगा, आई प्रॉमिस, मैं आपको जाऊंगा तब तक नहीं जब तक आपको समय नहीं आएगा, लेकिन बस वही बात है, आपको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि वही है, आपके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे बस खरपतवार को छोड़ दो, सापेक्ष और निरपेक्ष का मतलब समझा दो, अंग्रेजी में, हिंदी में, कुछ भी समझा दो, लेकिन बस बता दो कि सापेक्ष और निरपेक्ष जो खरपतवार है, मतलब खरपतवार नहीं, सापेक्ष और निरपेक्ष जो शब्द है, इससे आप क्या समझते हो। लिख दो एक बार के लिए, मैं आपका चैट कमेंट्स देख रहा हूं, फिर आपको बताता हूं मैं कि सापेक्ष और निरपेक्ष क्या है। ओके, ठीक है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं इंग्लिश में लिखिए। गोपाल जी, आपकी बात सुनी जाएगी, आप सिर्फ रविवार का हमारा 10 बजे का लेक्चर, उसके अलावा जाके देखें, सब जगह अंग्रेजी में लिखा हुआ है। मैं इन चीज़ों से कभी कभी परेशान भी हो जाता हूँ। मैं अंग्रेजी में लिखा हुआ आता हूँ तो वहाँ बच्चे कहते हैं हिंदी में पढ़ाओ, मैं हिंदी में आता हूँ तो मैं बोलता हूँ, बच्चे बोलते हैं अंग्रेजी में पढ़ाओ। और मैंने पिछली बार आने से पहले बोला था ये वाली बात कि ये चीज़ ना लिखें, आप मेरी बाकी वीडियोज़ में जाएँ, मैं तीनों भाषा में पढ़ाता हूँ, हिंदी लिखा हुआ और हिंदी भी, अंग्रेजी लिखा हुआ और हिंदी में भी समझाता हूँ, और अंग्रेजी में लिखा हुआ और अंग्रेजी भाषा में समझाना, तीनों माध्यम को हम लेके चलते हैं। आप बाकी वीडियोस पे जाएं अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर जो है ये हमारे हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, और उनको हम अच्छे समझा के जाना है, तो ये काम हमें करना पड़ेगा। चलो, अब आपने बता दिया मुझे कि सापेक्ष और निरपेक्ष क्या होता है। देखो, अगर मैं सापेक्ष और निरपेक्ष की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सापेक्ष का मतलब जो कहीं ना कहीं रिलेटेड है, निरपेक्ष का मतलब कि यार नहीं यार, होता है ना कि ये तो निरपेक्ष दल का है, निरपेक्ष तो नहीं बोलते हम उसे, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं आपको। तो निरपेक्ष का मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है कि उसकी महत्वपूर्ण नहीं है वो, लेकिन सापेक्ष का मतलब वो महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं। सापेक्ष मतलब महत्वपूर्ण है और निरपेक्ष का मतलब महत्वपूर्ण नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। देखो, सापेक्ष और निरपेक्ष जो खरपतवार है, मतलब आपके क्या है, आपके जो वीड्स है, जिसे हमने बोला एब्सोल्यूट वीड, निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार का मतलब क्या होता है, जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिनकी आर्थिक महत्वता कोई भी नहीं है, लेकिन वो उग गए हैं। अब खरपतवार है तो भाई साहब गलत जगह पे उगे हुए हैं, क्योंकि खरपतवार नाम ही है कि जो अवांछित है, जो निरपेक्ष हो चाहे सापेक्ष हो, होंगे तो अवांछित ही। लेकिन ये वाले जो है, इनकी कोई भी आर्थिक महत्वपूर्ण, आर्थिक मतलब अगर देखें तो आर्थिक महत्वपूर्ण ये नहीं होते हैं, इनसे कोई कमाई नहीं हो सकती हमें। तो क्या बोला गया, इस वर्ग के अंतर्गत सभी खरपतवार आते हैं जो उपज को कम कर देते हैं, जैसे एक वर्षीय, बहुवर्षीय, द्विवर्षीय, है ना, जैसे कृष्ण नील, मोथा, हिरणखुरी, दूब घास आदि। तो ये तो है खरपतवार आपके, है ना, ये महत्वपूर्ण है ही नहीं, इनका कोई भी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, है ना, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आप समझ रहे हो, पैसे की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये तो हमारे क्या है, निरपेक्ष खरपतवार। अब सापेक्ष पढ़ोगे फिर आप समझ जाओगे। मैंने बोला इनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस नहीं है। जब बात करते हैं सापेक्ष की या रिलेटिव वीड की, रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि आपने फसल लगाई है, उस फसल के अंदर क्या हो गया, दूसरा पौधा हो गया जो एक्चुअली तो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण पौधा है, लेकिन इस फसल के अंदर महत्वपूर्ण नहीं है। तो बोला गया फसलों के पौधे जिनकी किसान बुवाई नहीं करता था, स्वतः ही उग जाते हैं, सापेक्ष खरपतवार, जैसे गेहूं में चना, सरसों में जौ का पौधा उग जाता है। तो देखो ना,
अब अगर बोलो अब चना है, गेहूं है, सरसों है, जो है ये तो हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब पैसे की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण पौधे हैं, तो पैसे की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है, लेकिन ये उस फसल के अंदर उग गए हैं जिस फसल के अंदर इन्हें उगना नहीं चाहिए था, है ना। तो ये वहां पे उगे हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस है, इनकी महत्वपूर्ण है, तो ये क्या ये हमारे सापेक्ष खरपतवार है। और जब बात करें किसकी, आपके उन खरपतवारों की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो क्या होते हैं हमारे निरपेक्ष खरपतवार। फटाफट से यस नो लिख दो, क्या ये दोनों वर्ड समझ पाए कि सापेक्ष खरपतवार क्या होता है और आपका निरपेक्ष खरपतवार क्या होता है। सापेक्ष और निरपेक्ष जब खरपतवारों की बात करते हैं तो दोनों में अगर आप अंतर समझ गए तो फटाफट से यस लिख दे, फिर आगे चलेंगे। मैंने आपको बता दिया कि निरपेक्ष का मतलब वो है ही खरपतवार, उनके वो महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, वो ग्रो करके, लेकिन सापेक्ष का मतलब महत्वपूर्ण तो है, लेकिन वो गलत जगह पे उग गया है, इस टाइम पे उन्हें नहीं उगना चाहिए था, बिकॉज गेहूं में, चना या सरसों में जो आ जाए तो वो किसी काम का नहीं रहा। तो फसलें तो काम की हैं, लेकिन अब दूसरी फसल में लगी हैं इसलिए काम की नहीं है, तो वो क्या हो गया सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब रिलेटिव वीड और निरपेक्ष का मतलब एब्सोल्यूट वीड। चलो सब लोगों ने यस लिख दिया, आप समझ गए, इसको पिछले वाले दो भी समझा दिया। आगे चलता हूं, नेक्स्ट तो बहुत आसान है, नेक्स्ट तो नाम खुद ही बता रहा है। नेक्स्ट जो हमारा आ गया वो क्या है, नकलची, अनुकरी या फिर मिमिक्री वीड। इसका तो बहुत सिंपल सा मतलब है कि जब आपका जो पौधा है वो पौधा ही मुख्य फसल जैसा है दिखने में, है ना, उसकी नकल कर रहा है, तो वो क्या बन जाता है, नकलची बन जाता है, मिमिक्री वीड वो बन जाता है। तो क्या बोला गया, कहा गया यह खरपतवार अपनी बाह्य अकार्यकी मतलब बाहर से दिखने में फसलों के पौधे से इतना मिलते जुलते हैं कि इन्हें फसल के पौधे से अलग पहचान कर पाना कठिन होता है। इन्हें नकलची खरपतवार कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल में गेहूंसा या फिर गेहूं का मामा इसे कहा जाता है ना, तो इसे गेहूं का मामा जब कहते हैं तो आप लोग समझ गए। अब आप मुझे इसका वैज्ञानिक नाम बता दें जो गेहूं का मामा है गेहूं की फसल में, आप देख भी पा रहे हैं सामने लगा भी हुआ है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, फटाफट से लिखिए फिर आगे चलेंगे। समझना मुझे पता है इसमें तो आप यस सर ही बोलेंगे, ये आप समझ रहे हैं। मिमिक्री वीड है, नकलची खरपतवार है, ये तो बड़ा साधारण सी बात है। नकलची खरपतवार का मतलब क्या है, ये वो खरपतवार है आपका जो उस जगह पे होना तो नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, ये वो खरपतवार है जो आपके मुख्य फसल जैसा दिखता है ना, कि आपकी जो मुख्य फसल है उसके जैसा ये दिख रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये आपका नकलची या फिर अनुकरी या फिर मिमिक्री वीड इसे कह देते हैं। मैंने बोला था गेहूं में गेहूंसा जो है उसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम आप बता दीजिए। बिल्कुल सारे बच्चे ठीक लिख रहे हैं। जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो क्या है आपका फेलेरिस माइनर या फिर फ्लेरिस माइनर से बोल दिया जाता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं रोगियो वीड की, अवांछित खरपतवार की। आपके जो अवांछित खरपतवार है ये क्या होते हैं, अब जैसा कि नाम ही कह रहा है, जब फसल में अन्य जाति का पौधा बिना बोए उग जाता है उसे अवांछित खरपतवार कहते हैं। दूसरी आपकी किस्म का, अन्य जाति का, वैरायटी की बात हो रही है, ध्यान रखना। पिछला जो था वो सापेक्ष खरपतवार था, सापेक्ष में तो क्या हुआ, एक फसल में दूसरी फसल का पौधा लग गया। लेकिन जब बात करते हैं रोगियो वीड या अवांछित खरपतवार की, यहां पे एक फसल के अंदर एक वैरायटी जो ग्रो की है उसी फसल की दूसरी वैरायटी का पौधा है ना, दूसरी किस्म का, दूसरी जाति का, दूसरी नस्ल का पौधा वहां पे लग गया है, तो वो क्या हो जाएगा, अवांछित खरपतवार या फिर रोगियो वीड बोला गया। जब फसलों में अन्य जाति का पौधा बिना बोए उग जाता है उसे अवांछित खरपतवार कहते हैं। जैसे गेहूं की सोनालिका किस्म में राजस्थान या फिर राज 1482 का पौधा उग गया, तो अवांछित खरपतवारों को उखाड़ने की प्रक्रिया को रोगिंग बोलेंगे। तो रोगिंग तो है खरपतवारों को निकालने की प्रक्रिया, लेकिन जब बात करते हैं आपके अवांछित खरपतवार की, आपके रोगियो वीड की, तो उसका मतलब क्या है, फसल के अंदर जो वैरायटी आपने लगाई है उस वैरायटी का पौधा ना होके उसी फसल की दूसरी वैरायटी का, दूसरी किस्म का आ गया, तो वो क्या है बच्चों, अवांछित। पर ध्यान रखना, सापेक्ष खरपतवार का मतलब एक फसल में दूसरी फसल का पौधा, और अवांछित खरपतवार का मतलब उसी किस्म का पौधा ना होके दूसरी किस्म का पौधा। समझ पाए, तो दोनों बातें अलग अलग है। आगे चलते हैं, यहां पे आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बोला गया सूक्ष्म जलवायु की खरपतवार, ये कोई दिक्कत नहीं है। सूक्ष्म जलवायु मतलब उसे एक वैसी ही जलवायु चाहिए, बोला गया कुछ खरपतवारों को विशेष सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता वृद्धि के लिए विकास के लिए चाहिए होती है। जैसे
कासनी खरपतवार को ठंडी और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ये उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे पहले हमने जो पढ़े वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। आगे बोला गया आपत्तिजनक खरपतवार, ऑब्जेक्शनेबल वीड, इसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज भी हमने चर्चा की थी जहां पे आपने बताया था कि सत्यानाशी है ना, जिसके ऊपर कांटे होते हैं है ना, तो इसका जो फूल का रंग होता है वो कौन सा होता है? इसके फूल का रंग जो है वो पीला होता है, येलो कलर का होता है। ऑब्जेक्शनेबल वीड की बात करते हैं तो जैसे मिमिक्री वीड था, नकलची खरपतवार था, और जो आपका आपत्तिजनक खरपतवार है मिलते जुलते हैं। कैसे मिलते हैं? नकलची खरपतवार का मतलब तो है कि उसका पौधा मुख्य फसल के पौधे जैसा दिखता है, और आपत्तिजनक खरपतवार में क्या होता है? खरपतवार का बीज जो है वो मुख्य फसल के बीज जैसा दिखता है ना। तो क्या बोला गया यहां पे? बोला गया जिनके बीज फसल के आकार में बिल्कुल समान और एक बार मिल जाने के बाद अलग नहीं हो पाते, उन्हें आपत्तिजनक खरपतवार कहते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्शनेबल का मतलब क्या हो गया? जो सीड मिक्स होते हैं, सीड एक जैसे होते हैं। ऑन मत करो इसे, इन्वर्टर पे चल रहा है, बंद कर दो। लाइट नहीं है, बड़ी मशीन है ना। नीचे नीचे वाला बटन, नीचे वाला सर, इसे बंद कीजिए, इन्वर्टर पे चल रहा है ये। हाँ, लाइट नहीं है इस टाइम पे, इसे मत चलाना वहां पे, फिर सारा कुछ डाउन कर देगा ये। इतनी बड़ी मशीन कैसे चलेगी? ओके, सॉरी यार, डिस्टर्ब कर दिया आपको। एक्चुअली वो बड़े वाली मशीन है, उन्होंने इन्वर्टर पे चला दी, तो फिर ध्यान रखना पड़ता है, सारा कुछ बंद हो जाता। तो जब बात करते हैं किसकी? आपके आपत्तिजनक खरपतवार की। आपत्तिजनक खरपतवार क्या होंगे? जिनके बीज जो है वो दूसरी फसल के बीज जैसे हैं। आगे चलते हैं, बोला गया विभिन्न फसलों के आपत्तिजनक खरपतवार, फसल दी गई है, उनके साधारण नाम दिए गए हैं। आपको क्या करना है बच्चों? फसल और उनके जो साधारण नाम है, आपको जितनों के वैज्ञानिक नाम आते होंगे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको दिखा भी दूंगा एक टाइम के बाद, है ना। लेकिन ध्यान रखें, जब बात करें किसकी? आपके इन सारे खरपतवारों की, मैं आपको बता रहा हूं कि ये फसलें हैं, उनके अंदर ये क्या है? ये उनके आपत्तिजनक खरपतवार है, लेकिन आपको वैज्ञानिक नाम लिखने हैं। 1 मिनट का टाइम दूंगा, जितनों के वैज्ञानिक नाम आते हो अपने चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स में लिख देना। गेहूं का जो आपका क्या है आपत्तिजनक खरपतवार है, वो है हिरणखुरी। चावल का जो है वो क्या है? जंगली धान। सरसों का जो है वो क्या है? सत्यानाशी। रिजका का जो है वो कौन सा है? अमरबेल। और बरसीम का जो होता है वो क्या होता है? चिकोरी के नाम से आपने सुना। कराची लिखा गया बट चिकोरी नाम ज्यादा फेमस है, इसे आपने सुना होगा। ये क्या है? ये हमारी फसलों के आपत्तिजनक खरपतवार है। आपत्तिजनक समझ गए ना? ऑब्जेक्शनेबल वीड है, मतलब इन खरपतवारों के जो बीज होते हैं वो दूसरी फसल के बीज जैसे ही दिखते हैं, तो उसे क्या कह देते हैं? उसे आपत्तिजनक खरपतवार कह देते हैं। क्लियर है बात सभी को? फटाफट से 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 60 सेकेंड्स का, लिख दीजिए इन जो खरपतवार आपको दिख रहे हैं इनके वैज्ञानिक नाम। जिसका भी आता हो उसका वैज्ञानिक नाम आप लिख दें, फिर आगे चलेंगे, है ना। कुछ लोगों ने लिख भी दिया है वैज्ञानिक नाम। वीट के लिए बोला गया चिनोपोडियम एल्बम, है ना। चिनोपोडियम एल्बम जो है वो तो क्या होता है? बथुआ होता है, लेकिन यहाँ पे तो हिरणखुरी आपने गलत लिख दिया है। उसके बाद बोला गया आर्जिमोना मैक्सिकाना, बिल्कुल ठीक लिख दिया। कॉन्वेलुस आर्वेंसिस लिखा है, नितेश जी ने बिल्कुल ठीक लिखा है ना। मोहित जी ने भी सही लिख दिया है। उसके बाद अमरबेल के लिए ठीक लिख दिया आपने, हंसराज जी। अंकित प्रजापति जी ने भी ठीक लिखा है। ओके चलो, अब काफी लोग लिख रहे हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता प्लीज आप देख लें, मैंने लिखे हुए हैं पहले से आपके लिए। जो हिरणखुरी है वो क्या होता है? कॉन्वेवुलस आर्वेंसिस होता है। जो जंगली धान है इसका आपको नहीं पता होगा, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या होता है? आपका इकनी हुआ क्रूगेली, है ना। और जब बात करते हैं कि इसकी सरसों की, सत्यानाशी की, सारे लोग जानते हैं। आर्जिमोना मैक्सिकाना आता है, अमरबेल कस्कुटा स्पीशीज है। एंड जब बात करते हैं चिकोरी की, तो ऐसा ही कुछ नाम होता है उसका, चिकोरियम इंटेलिबस, है ना। तो ये क्या होता है? चिकोरी का वैज्ञानिक नाम हो जाता है, उसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परजीविता के आधार पर। परजीवी क्या होते हैं? जो किसी के ऊपर रहते हैं, है ना। जैसे ये बोलो कि हमारे जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे परजीवी आप दिन को आप उखाड़ देते हो, तो ये परजीवी के आधार पर जब बोलेंगे तो बोला गया पूर्णतः जड़ परजीवी, पूर्णतः तना परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी और अर्ध तना परजीवी। आपको बस सीधे सीधे इनके नाम याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे सामने लिखे गए पूर्णतः जड़ परजीवी में ये बहुत फेमस है, बहुत बार आता है ये ओरोबैंकी। ये सोलेनेसी कुल की फसलें जैसे तंबाकू, मिर्च, बैंगन और सरसों तारामीरा में लगता है। कौन आपका? ओरोबैंकी क्या है जी? पूर्णतः जड़ परजीवी है।
पूर्णतः तना परजीवी कौन सा है, ये भी बहुत फेमस है, अमर बेल। देखा होगा जब लग जाए तो पौधे को खत्म करके ही छोड़ता है, वरना छोड़ता नहीं है, बहुत फैल जाता है ये क्या है, पूर्णतः तना परजीवी अमर बेल, रिजके का तना परजीवी। फिर बोला गया अर्ध तना परजीवी आपका स्ट्राइगा, स्ट्राइगा ज्वार मक्का गन्ना है ना। फिर बोला गया अर्ध तना परजीवी, ये कौन सा होगा आपका लोरेंथस। आपको बस क्या करना है, आपको इनके नाम याद कर लेने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये दो तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, पूर्णतः जड़ परजीवी और आपका पूर्णतः तना परजीवी, काफी बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। आगे आपका आ गया एलिलोपैथिक इफेक्ट। जब एलिलोपैथिक इफेक्ट की बात करेंगे बच्चों, ये क्या होता है, एलिलोपैथी का मतलब क्या है, जब आपका पौधा जो है वो क्या करता है, आपका पौधा कुछ ऐसी केमिकल्स को या फिर ऐसे रसायनों को निकालता है अपनी जड़ों में से जो दूसरे पौधे की वृद्धि को रोक देता है, उससे क्या बोलते हैं, उससे एलिलोपैथी बोलते हैं। बच्चों ध्यान से समझो एलिलोपैथी का मतलब क्या है। एलिलोपैथी का मतलब है कि मेरा जो पौधा है उसकी जड़ों से कुछ ऐसे रसायनों का स्रवण हो रहा है, ऐसे केमिकल का सिक्रेशन हो रहा है जिससे वो दूसरे पौधे की जो ग्रोथ है उसको रोक देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एलिलोपैथिक इफेक्ट या फिर एलिलोपैथी उसे बोला जाता है। ये जो है ये आपके खरपतवारों के अंदर ज्यादा होती है, जबकि मुख्य फसलों के अंदर कम होती है। मुख्य फसल के पौधे जैसे जौ की बात करें, जौ बारले जो है वो भी क्या करता है, खरपतवारों को कम करता है, वो अपनी जड़ों से ऐसे रसायन निकालता है कि उससे तो नुकसान नहीं होता, लेकिन खरपतवार वहां पे कम होते हैं। लेकिन मुख्य फसलें हमारी ऐसा काम कम करती हैं, खरपतवार अच्छा खासा करते हैं, खुद तो खड़े हो जाते हैं, खुद तो वृद्धि कर लेते हैं, लेकिन मुख्य फसल की वृद्धि को रोकते हैं। तो कुछ पौधे रसायन उत्पादन करते हैं जो दूसरे पौधों के लिए हानिकारक होते हैं, इन्हें एलिलोकेमिकल कहते हैं, तथा पौधे के इस गुण को क्या कहते हैं, पौधे के इस गुण को एलिलोपैथी कहा जाता है। समझ के बात को। नेक्स्ट बोला गया खरपतवार नियंत्रण की विधियां। ये आपने पिछले क्लास के अंदर पूछा था कि कंट्रोल कैसे करेंगे सर, मैंने आपको कहा भी था कि अगला लेक्चर जब आएगा तो वहां पे आपको बता देंगे कि खरपतवारों का नियंत्रण कैसे किया जाता है। खरपतवार नियंत्रण की बात करेंगे तो सबसे पहले यांत्रिक या फिर आपकी भौतिक विधियां, हाथ से निकाल दो खरपतवारों को, निराई गुड़ाई कर दो, खुदाई से निकाल दो, भू परिष्करण मतलब टिलेज कर दो, मल्चिंग से पलवार से कर दो, भूसा, सूखी घास या प्लास्टिक या फिर आजकल जो शीट आती है, मैंने टेलीग्राम चैनल जो हमारा एग्री कोचिंग चंडीगढ़ है, आप होंगे वहां पे, मैंने इमेज भी शेयर की थी, वीडियो शेयर की थी, जहां पे किसान बैलों का प्रयोग करते हुए वहां पे मल्चिंग शीट लगा रहा था। तो ये क्या है, यांत्रिक या भौतिक नियंत्रण है, हाथों से निकालना, निराई गुड़ाई करना, खुदाई करना, भू परिष्करण और पलवार जो आपका। फिर आपके कल्चर मेथड है ना, ये तो कौन से थे, तो यांत्रिक या भौतिक। जब कल्चर की बात करते हैं, कल्चर में क्या आएगा, कल्चर के अंदर ऐसी तकनीक आएंगी जहां पे आप क्या करो, कुछ ऐसी विधियां यूज करो कि आपके खरपतवार पहले से ही कम हो जाएं। जैसे उपयुक्त फसल चक्र अपना लो, है ना, बोला गया उपयुक्त फसल चक्र अपनाकर स्टेल सीड बेड या स्टाल लिखा है यहाँ पे, स्टेल सीड बेड तकनीक जो होती है, मैं समझाता हूं ये क्या होती है। देखो स्टेल सीड बेड, स्टेल सीड बेड की जब बात करेंगे, स्टेल सीड बेड क्या होता है आपका, स्टेल सीड बेड वाले केस में क्या हो जाता है कि अगर आपने क्या किया, आज बुवाई करनी है आपकी फसलों की, इसके 15 से 20 दिन पहले क्या कर दो, आज करनी है ना, तो इसके 15 से 20 दिन पहले क्या कर लो, आपकी जो भूमि है उसको भू परिष्करण करके एक अच्छी अवस्था के अंदर उसकी क्यारियां बना के थोड़ा बहुत पानी लगा दो। क्या हो जाएगा, पानी जैसे आपने लगा दिया, खरपतवार वहां पे ग्रो करना, खरपतवार वहां पे वृद्धि करना शुरू कर देंगे। जैसे ही खरपतवार वहां पे वृद्धि कर रहा है, अब क्या करो, 10-15 दिन जब हो गए, खरपतवार बड़े बड़े हो जाएंगे, अब आपको आज सोइंग करनी है, क्योंकि आपने ये वाला काम 10-15 दिन पहले कर लिया था, आज आपको क्या करना है, बुवाई करनी है। तो वो जो खरपतवार खड़े हैं उनको सारे के सारे निकाल दो, उसके बाद सोइंग करो। तो ये क्या होता है आपका स्टेल सीड बेड। स्टेल का मतलब जूठा, जूठा क्यों था, क्योंकि आपने जब क्यारी वहां बनाई तो खरपतवार को तो लगा कि बुवाई का समय आ गया, मैं भी निकलता हूं, लेकिन आपने बुवाई की ही नहीं, खरपतवार निकला, आपने उखाड़ के बाहर फेंका, बुआई तो 15 दिन बाद करी है। तो ये जो हमारी तकनीक थी इसे स्टेल सीड बेड कह देते हैं। उपयुक्त फसल चक्र अपनाकर स्टेल सीड बेड तकनीक से फसल से बुआई से पूर्व में पानी दे देते हैं, जिसमें बुआई से पूर्व खरपतवार उगते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे स्टेल सीड बेड तकनीक कहा जाता है। गर्मियों में क्या कर सकते हैं, खेत को खाली छोड़ दो, उससे भी खरपतवार खत्म हो जाते हैं। पंक्तियों में बुआई करने से, प्रतिस्पर्धात्मक खेती करने से, है ना, प्रतिस्पर्धात्मक खेती का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर दो, वहां पे फसलें ही ऐसी ग्रो करो जहां पे आपके वीड के लिए स्थान ना बचे, उसके लिए न्यूट्रिशन ना बचे, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। फिर बोला गया अधिक बढ़वार वाली किस्में। अधिक बढ़वार वाली मतलब क्या होता है, जो फटाफट से वानस्पतिक वृद्धि करेंगी, तो नीचे रोशनी नहीं जाएगी, सनलाइट नहीं जाएगी और आपका जो पौधा है
वो नीचे खरपतवार का पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये क्या थी, ये कुछ एक विधियां थी जो हम क्या कर सकते हैं, जिनसे हम हमारे खेत के अंदर खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा, खरपतवार क्या होते हैं, उनसे विशेषताएं क्या होती हैं, उनकी हानियां क्या होती हैं, उनका वर्गीकरण क्या होता है, उन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अब मैंने आपको खरपतवार सारा पढ़ा दिया, ठीक है। अब कोई डाउट होंगे तो क्विज के बाद लिख देना, क्योंकि अब कुछ एक क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं, मैं साइड हो जाता हूं, क्वेश्चन आपसे पूछता जाऊंगा, फटाफट से ट्राई करना। मैं नाम लूंगा एक एक बच्चे का, कौन से बच्चे का, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा बस उस एक बच्चे का नाम लूंगा, उसके बाद नाम नहीं लूंगा। तो ट्राई करें कि आप सबसे पहले आंसर दें इस क्वेश्चन का। क्या स्टार्ट करें, सब लोग रेडी हैं, फटाफट से आंसर करना है ना। तो जब बात करेंगे किसकी, आपके क्वेश्चन नंबर 1 की, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा, है ना। पता है क्या बात करना चाहूंगा, हमारी क्लासेस के अंदर जो YouTube पे आते हैं, हमने ऐसा भी देखा कि लड़का कमेंट करे ना, उसको कोई रिप्लाई नहीं करता, लड़की के नाम से कोई कमेंट कर दे, है ना, पता नहीं वो सच में लड़की है, मेरी बहन कोई है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो पता नहीं क्या, लेकिन ये लड़के रिप्लाई करना स्टार्ट कर दे। राजेश कुमार जी वर्मा कह रहे हैं कमेंट के अंदर, हाय शिखा कैसे हो। वर्मा जी, शिखा से ही बात करनी तो उससे नंबर ले लो, आप क्यों यूट्यूब पे आके अपना 1 घंटा खराब कर रहे हो, है ना। ये गलत काम ना किया कीजिए। आप लड़के हैं, आप लड़की हैं, क्लास लेने आए हैं, अपना भविष्य बनाएं, भविष्य को अंधेरे के अंदर मत डालें गलत काम करके, है ना। प्लीज समझदार लोग बने यार, ये चीजें अच्छी नहीं लगती है, ये गलत चीजें हैं, आपके भविष्य को खतरे के अंदर डालती हैं, और इससे मिलने वाला कुछ नहीं है आपको। ये तो बेवकूफ़ी है ना कि पढ़ने के लिए आए और लेक्चर की जगह मैं लिख रहा हूँ हाय शिखा कैसे हो। तो ध्यान रखें सारे बच्चे इस बात के लिए। मैं तो इसे अच्छी बात नहीं समझता, लेकिन आपको लगती हो तो आप करते रहे, क्योंकि ये चैनल हमारा कम और आपका उस ज़्यादा है, क्योंकि आपके बिना तो हम नहीं है। तो आपको लगता है कि इसी के लिए आए हैं, तो भाई फिर ठीक है ना, आप कर सकते हैं। चलो, तो जब बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 1 की, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैं पहले एक छोटा सा काम कर देता हूँ। यहाँ पे एक पर्सन ने अपना नंबर लिखा और बोला है किरण जी कॉल करना, तो मैं इनको हमारे चैनल से ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो ये गलत काम करें, है ना। मुझे चाहिए वो जो पढ़ाई करने के लिए आएंगे, मैं तो यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ, मुझे सब अच्छा लगता ही नहीं है। पढ़ाई करो और आगे जाओ यार, ये घटिया काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बोला गया खरपतवार शब्द किसने दिया था। खरपतवार शब्द जो है जिन्होंने दिया था उसकी उनकी फोटो भी यहाँ पे लगाई गई है ना। तो जल्दी से आंसर कर दे। पहला जो बच्चा आंसर है उसका नाम मैं लूंगा। ए है जेंथ्रोटूल, ए ऑप्शन आपका। बै जो है वो ट्रिपलेट, से जो है ब्रेडी, और दे जो है वो क्या है NL पाठक, है ना। जो आपका खरपतवार शब्द है, वीड जो आपके होते हैं, वीड का मतलब क्या होता है, वीड आपके जो अनवांटेड प्लांट है ना, जो आपके क्या है पौधे, अवांछित पौधे हैं, वो वर्ड किसने दिया था। तो सबसे पहला जो आंसर है ये किया है किन्होंने, ये शिखा ने ही किया है ना, राजवंशी शिखा मैम ने। ए आंसर बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भी। तो ए आंसर राइट आंसर है। जो खरपतवार शब्द है वो किसने दिया था, वो जेंथ्रोटूल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का भी अगेन ट्राई करना, सबसे पहले आंसर करना। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करेगा। इसका आप सारे लोग आंसर समझ गए। खरपतवार शब्द जो था वो किसने दिया था, वो जेंथ्रोटूल जी ने दिया था। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया भी था, और साथ साथ उनकी फोटो भी देख सकते हैं। फोटो क्यों देखने सकते हैं, क्योंकि फोटो देखने से आपको चीजें याद रह जाती है। तो आपको याद हो गया कि खरपतवार शब्द जो है वो किसने दिया है, बिल्कुल ठीक बात है ना, वो दिया है जेंथ्रोटूल ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। रेडी हो जाए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन 2 बोला गया निम्न में से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है ना। इनमें से कौन सा चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है, मोथा, हिरणखुरी, प्याजी या फिर धूप घास। आप नाम भी लिख सकते हैं, और चाहें तो ए या फिर ABCD का यूज कर सकते हैं। फटाफट से आंसर लिखिए, है ना। जब बात करेंगे किसकी, जब बात करेंगे आपके राइट आंसर की, तो वो क्या आएगा, सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से कौन सा चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है, मोथा, हिरणखुरी, प्याजी या फिर दूब घास। सेकेंड क्वेश्चन का जो सबसे पहले आंसर आता है वो किन्होंने किया है, सही आंसर देखना पड़ेगा ना। देखो अगेन भाई, वाह इंप्रेसिव। किसी ने और भी पहले आंसर किया लेकिन वो गलत किया, लेकिन अगेन राजवंशी शिखा ने फिर से राइट आंसर किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर वैसे तो अजय जाट जी ने भी लिखा है, लेकिन उन्होंने ए आंसर लिखा है। ए आंसर नहीं आएगा। चौड़ी पत्ती वाले की बात करते हैं तो आंसर क्या आएगा, हिरणखुरी। पहला क्वेश्चन भी शिखा ने आंसर किया था, दूसरा क्वेश्चन भी शिखा ने फिर से आंसर कर दिया है ना।
और शिखा आपको बोलूंगा आप ऐसे ही लगे रहे और ध्यान रखें कि चैट में आप इतनी एक्टिव हैं तो इन लोगों के मैसेज को इग्नोर करें। सब लड़के और लड़कियां है ना, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, गलत कामों की तरफ ध्यान नहीं देना हम सभी ने, है ना। चलो तो राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर पता चलेगा। चौड़ी पत्ती वाला जो खरपतवार है वो कौन सा आपका हिरणखुरी। यहाँ पे राजवंशी शिखा फिर से फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आएगा, आपके पास मौका है कि आप भी सबसे पहले आ सकते हैं, पर ध्यान रखें सबसे पहले आने के लिए आपको सबसे पहले आंसर लिखना पड़ेगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया, सरसों के तेल में दुर्गंध किस खरपतवार के बीज में मिले होने से आती है ना। सरसों के तेल में जो दुर्गंध है वो कौन से बीज के कारण आती है, कौन से खरपतवार के बीज मिक्स होने से आती है। फ्लैरिस माइनर के, सत्यानाशी के, कंटेली के या फिर गोखरू के। फटाफट से आंसर लिखो, बिकॉज इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बात करेंगे इस क्वेश्चन की तो यहाँ पे तो आपका जो राइट आंसर है हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, फटाफट से लिखे भाई। देखो आंसर जो आया है दिवाकर जी ने लिखा है 3 का ए, तो आपका तो आंसर गलत हो गया है ना। उससे पहले बी लिखा गया है, लेकिन मुझे पता वो बी पिछले क्वेश्चन का भी हो सकता है। मैं आपके नाम ले देता हूं। वेद प्रकाश जी ने लिखा है रिंकू मौर्य साहब, सौरभ वर्मा, संदीप भारती, लेकिन राजवंशी शिखा फिर से सही आंसर है ना। ये भी टॉप पे ही है, बी आंसर इन्होंने लिखा है। जब राइट आंसर की बात करेंगे तो कुछ बच्चे सी भी लिख रहे हैं, बट सी गलत है बच्चों। जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी सत्यानाशी इसका आंसर आएगा। क्योंकि ये तो हमने पढ़ा था ना यार, आरजी मोना मैक्सिकाना, सत्यानाशी जो था वो आपका राइट आंसर है। इस बार फिर से शिखा ने टॉप 5 के अंदर तो है ही है। अब आगे अगले 5 बच्चों का नाम लूंगा, क्योंकि आप कमेंट्स में लिखते हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। पहले 5 अब फिर से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है सबसे पहले आप करिए, क्योंकि आगे बढ़ना है तो कंपटीशन का पार्ट, इस प्रतिस्पर्धा का पार्ट तो होना ही पड़ेगा। चलो अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया 2,4-D क्या है। फफूंदनाशी है, कीटनाशी है, खरपतवारनाशी है या फिर इनमें से कोई नहीं। 2,4-D जो है ये क्या है, फफूंदनाशी, कीटनाशी, खरपतवारनाशी या फिर इनमें से कोई नहीं। नाम आपने सुना हुआ, 2 होते हैं, एक 2,4-D होता है, एक आपका 2,4-5D होता है। यहां पे जो पूछा गया है वो 2,4-D के बारे में पूछा गया है। ए, बी, सी और डी लिख के अपना आंसर लिख दें कि राइट आंसर क्या आएगा। चलो राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहां पे जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, मैं बता दूं कितने लोगों ने सही आंसर किया है। सही आंसर हमारा स्टार्ट, अरे वाह, अब आप कमेंट जाके खुद देख सकते हैं। सी राइट आंसर है और स्टार्ट होता है राजवंशी शिखा से। भाई चौथे क्वेश्चन में फिर से राजवंशी शिखा, चमन वर्मा, मयंक राजपूत, प्रभा, उसके बाद अभिषेक तिवारी। ये पहले 5 है जिन्होंने फटाफट से आंसर किया है, लेकिन अगेन सबसे पहले नंबर पे है राजवंशी शिखा, है ना। चौथे क्वेश्चन का भी सही आंसर सबसे पहले किया, बाकी बच्चे भी आंसर कर रहे हैं। अगले 5 का फिर से नाम लूंगा, अगले क्वेश्चन पे ट्राई करेंगे फटाफट से आंसर करें। आप जानते हैं 2,4-D जो है ये वीडी साइड है, खरपतवारनाशी या फिर शाकनाशी से क्या दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा। 2 और क्वेश्चन आपके पास मौका है आपके पास टॉप 5 में आने का। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया अमरबेल क्या है। आप अमरबेल की फोटो भी देख सकते हैं वहां पे लगी हुई है। क्या अमरबेल पूर्ण जड़ परजीवी है, अर्ध जड़ परजीवी है, पूर्ण तना परजीवी है या फिर अर्ध तना परजीवी है। जब अमरबेल की बात करते हैं, इसकी भी अभी हमने बात करी थी, तो अमरबेल जो है पूर्ण जड़ परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी, पूर्ण तना परजीवी या फिर अर्ध तना परजीवी, क्या है ये। ए, बी, सी और डी अपना राइट आंसर लिखे। राइट आंसर यहां पे क्या आएगा। राइट आंसर की बात करते हैं तो अब की बार राइट आंसर भाई आगे आ गए लोग, है ना। अब की बार जो टॉप 5 के अंदर आया वो कौन आया है, धर्मेंद्र कुमार गुप्ता जी है, धनंजय मिश्रा जी हैं, उसके बाद परवीन सिंह जी, किरण है, फिर ज्ञान सिंह जी भी हैं, रिंकू मौर्य, ऋचा, आरती, प्रभा, विशाल शर्मा, धर्मेंद्र, सारे लोग ठीक है। जब बात करते हैं किसकी, आपके अमरबेल की, अमरबेल आप लोग ठीक लिख रहे हैं, कुछ लोग ए आंसर भी लिख रहे हैं, लेकिन आपको पता है ए बी गलत है। जो यहाँ पे सही उत्तर आएगा वो क्या आएगा, सी या स आपका उत्तर है, पूर्ण तना परजीवी। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आपका सी आ गया। अब एक और काम करते हैं, अब लास्ट ऑप्शन है आपके पास। अब क्या करना है, अगले क्वेश्चन का जब आंसर करोगे तो पहले 6 लिख लो। 6 लिख लो, 6 मतलब नंबर है, ताकि मैं समझ जाऊं सबसे पहले किसका आया। 6 लिख लो, फिर स्पेस दे दो और उसके बाद वहां पे आंसर लिखना। आपने 6 लिख लिया, टाइप कर लिया ना, रेडी रहे A B C D लिखने के लिए 6, और उसके बाद A B C D आप लिखेंगे तो आपका आंसर
माना जाएगा सबसे पहला। क्वेश्चन नंबर 6 और हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से संकरी पत्ती वाला खरपतवार कौन सा है? इनमें से संकरी पत्ती वाला जो खरपतवार है वो कौन सा है? कृष्ण नील, हिरणखुरी, मोथा या फिर जंगली चौलाई, है ना? इनमें से चौड़ी नी संकरी पत्ती वाला खरपतवार कौन सा है? ए, बी, सी या फिर डी। 6 लिख के और उसका स्पेस देके फिर आपको आंसर लिखना है, उसका सही माना जाएगा। सबसे पहला जो आंसर आ जाता है 6 के साथ सी लिखा है कि इन्होंने मनोज चौधरी जी ने, उसके बाद लिखा है राजवंशी ने, रिंकू मौर्य ने, रविंद्र कुमार ने, अपूर्वा पांडे, चमन वर्मा जी ने लिखा है, मनीष जी ने लिखा है, मुकेश जी भी कह रहे हैं, मधु वर्मा, उसके बाद शनि सिंह जी हैं, ऋचा चौरसिया है, मयंक राजपूत, कोमल पटेल, सौरभ वर्मा। ठीक है, आप सारे लोग ठीक है। जब राइट आंसर की बात करेंगे, संकरी पत्ती वाला जो खरपतवार है, मोथा जो है आपका, वो संकरी पत्ती वाला खरपतवार है। चलिए, आज की हमारी क्लास को यहाँ पे हम खत्म करेंगे। मैंने आपको 2 भागों के अंदर समझाया खरपतवार क्या है और कैसे है। आपका जो खरपतवार वाला टॉपिक था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगला आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना जो भी टॉपिक आप चाहते हैं, उस पे हम क्लास को लेके आएंगे। और साथ साथ अगर आपको समझ आया और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक करें। सब्सक्राइब का ऑप्शन है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो उसका सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि अगले शनिवार को जब क्लास आएगी तो जब लाइव करते हैं क्लास को, हम लाइव पहले ही कर देते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आज इस सब्जेक्ट की क्लास इस समय पे होने वाली है। कभी कभी 10 बजे और कभी कभी 10:30 या 11 भी हो सकता है, तो नोटिफिकेशन आपके पास आता है अगर आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नहीं है तो लाइक करें, और आपके अगर फ्रेंड्स हैं तो उनको भी शेयर करें, क्योंकि ये जो हमारी वीडियो है इसके लिए हम कोई पे किसी से भी कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ उनकी सर्विस के लिए, उन बच्चों के लिए जो हमारे हिंदी माध्यम के छात्र हैं, लेकिन लॉकडाउन के अंदर कहीं से पढ़ाई की व्यवस्था ना होने कारण स्कूलों कॉलेजों के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए हर रविवार तो आते ही, और बीच में कभी टाइम मिले तो वहां पे भी आ जाते हैं। तो कुछ फ्रेंड्स होंगे तो आप इस वीडियो का लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स के अंदर दे देता हूं, आप इस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ दिक्कत आती है, डाउट आता है तो वो आप लिख दें, और अगर आपको समझ आ गया तो फिर अगले लेक्चर के लिए तैयार हो जाए। फिर से आपको मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई डाउट है तो अगले 2 मिनट तक के लिए लाइव रहूंगा, अपना डाउट आप लिख देंगे तो मैं आंसर कर दूंगा 2 मिनट के लिए, है ना? बट डाउट आपका वो खरपतवार संबंधी होना चाहिए, क्योंकि खरपतवार से अलग पूछोगे तो फिर उसको मैं पढ़ाऊंगा पहले अच्छे से, फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है नहीं कि मैं सीधा सीधा 2 लाइन के अंदर आंसर बताऊं। मैं पहले समझाता हूं चीज़ों को, है ना, उसके बाद अच्छे से करवाता भी हूं। आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा। साथ कैसे देना पड़ेगा? बस ऐसे ही करके कुछ कि जो टॉपिक है उसका डाउट आप पूछ ले, है ना। ओके, ठीक है। तो ये हमारे चैनल का लिंक है, इसको भी आप कॉपी कर लें, है ना। कोई नए बच्चे हो तो उनके साथ आप शेयर करें। बायोकेमिस्ट्री के लिए बोला गया, चिंता ना करें, आप जो भी कमेंट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कमेंट आपके देख पा रहा हूँ, है ना। सो आपके कमेंट्स को डेफिनेटली कंसीडर किया जाएगा, और आपकी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो वहाँ पे इन कमेंट्स को देखते हुए आपका जो अगला टॉपिक है वो लाया जाएगा। और बाकी जो बच्चे लाइव हैं तो आपको एक लिंक मिल रहा होगा आपके कमेंट बॉक्स के अंदर, आप इसे शेयर करें अपने ग्रुप्स के अंदर अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा लोग जुड़ पाए। जितने ज़्यादा लोग आएंगे हम क्लासेस को उतना ही बढ़ा देंगे। डाउट्स होगा तो वो भी आप लिख दें, मैं आपके डाउट्स भी बाद में पढ़ता रहता हूँ, ताकि मैं क्या करूँ, आपके जो डाउट्स आए हैं उनको पढ़ने के बाद फिर उसे अगली क्लास के अंदर उत्तर भी कर दूं, क्योंकि अगली क्लास में उत्तर करना ज़्यादा इजी होता है। सीधा सीधा समझाने से बच्चे समझ नहीं पाते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है लेक्चर की, उस लेक्चर की पीडीएफ के लिए मैंने आपको नंबर दिया था, आपका एग्री कोचिंग गंगानगर का और एग्री कोचिंग राजस्थान का, जयपुर ब्रांच जो हमारी है ना। आप दोनों ही नंबर पर मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के नाम से है, वहाँ पर भी आपको इस लेक्चर का पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब ख़त्म करते हैं। मैंने आपके डाउट देख लिए हैं, जो भी आपके डाउट है ये आपके अगले लेक्चर के अंदर आपको बता देंगे। गौरव राठौड़ साहब, आपके सारों के कमेंट में देख रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कमेंट्स थोड़े से ज़्यादा हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। मैं बाद में अभी नहीं पढ़ पाता तो मैं बाद में पढ़ लेता हूँ, वो आप चिंता ना करें। हार्मोन लिख रहे हैं, ठीक है, कंसीडर करेंगे इन्हें भी।
ओके चलो आज की क्लास को ओवर करते हैं। कुछ आपकी और रिक्वेस्ट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दें, और जो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं, बाद में रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे लिख दें। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के फिर अगले जो संडे को आऊंगा तो देखूंगा जो सबसे ज्यादा लोग बोल रहे हैं उस क्लास को हम लेके आएंगे। लिंक को आप लोग शेयर कर दें, समझ आ गया तो आप लोग लाइक बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि अगले संडे को आपको वीडियो का नोटिफिकेशन वहां पर मिल जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।